तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है, मैं इस वीडियो में हम लोग करने वाले एफटीपी 2023। इसके पहले जो एफटीपी थी वो थी 2015 की। वो एफटीपी आपको नहीं करनी है। अगर आपने वो कर लिया तो वापस ये वीडियो देख लो, बिकॉज आपके लिए ये एफटीपी एप्लीकेबल है। तो एफटीपी कौन कौन देख सकता है? नवंबर 2023 में जिनके एग्जाम है वो दे सकते हैं, मई 2024 वाले देख सकते हैं, नवंबर 2024 वाले भी इस एफटीपी को देख सकते हैं। एंड सीए फाइनल भी देख सकता है एंड सीएमए फाइनल भी देख सकता है। दोनों के लिए इक्वली रेलिवेंट है ये वीडियो, ठीक है। तो एफटीपी 2023 इज एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2023। मैं नोट्स तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। इस नोट्स में तुमको एफटीपी भी मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे और एमसीक्यू भी मिल जाएगा इनकॉर्पोरेटेड। तो बस यही नोट्स तुमको करने, 29 पेजेस में पूरा एफटीपी हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट 20 पेजेस होंगे कॉन्सेप्ट, बाकी 9 और 8 पेजेस होंगे तुम्हारे क्वेश्चन एंड आंसर विद एमसीक्यू। तो इसको बस तुमको करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। सर हमने सुना एफटीपी बहुत कम मार्क्स के लिए आता है, छोड़ दे क्या? रजिस्ट्रेशन छोड़ देते हो क्या? कॉम्पोजिशन छोड़ देते हो क्या? ईवे बिल छोड़ देते हो क्या? डिमांड एंड रिकवरी छोड़ देते हो क्या? सर डिमांड एंड रिकवरी तो हम छोड़ देते हैं। अरे छोड़ना नहीं, मेरी वीडियो से कर लेना, हो जाएगा। तो जब ये सारे चैप्टर नहीं छोड़ते तो एफटीपी क्यों छोड़ोगे? इनका वेटेज भी 0 से 5 मार्क्स का, और ये तो आएंगे भी नहीं, कंफर्म नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। 0 से 5 मार्क्स का वेटेज है, बट एफटीपी का जो वेटेज है वो है तुम्हारा 4 से लेके 5 मार्क्स। तो एफटीपी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं है। और ये जो ड्यूरेशन तुमको दिख रही है, इस ड्यूरेशन में ये पूरा खत्म हो जाएगा और तुम्हारा ये फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। ये वीडियो ओवर होने के बाद ये तुम्हारा फेवरेट चैप्टर होगा, कंफर्म है। अब एफटीपी 4 से 5 मार्क्स का आता है, जो कि 2 यूनिट में डिवाइडेड है, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 जो है वो 0 से 1 मार्क के बीच में आता है, एंड यूनिट 2 जो है वो 3 से 5 मार्क्स के बीच में आता है। यानी यूनिट 1 इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा बस वही तुमको पढ़ना है, उसके अलावा सारे कैजुअल रीडिंग में जाएंगे। यूनिट 1 मेजॉरिटी ऑफ दी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया दोस्तों। पता है कहां पे? कस्टम्स में। उसी का ये पूरा सार यूनिट 1 में दिया, बट कुछ कुछ एडिशनल चीजें जो जो तुमको लर्न करनी वो मैं तुमको बता दूंगा। और यूनिट 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यूनिट 2 में भी दो चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है वो आपका एडवांस ऑथोराइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईपीसीजी स्कीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अदर जो स्कीम्स है वो सारी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट एडवांस ऑथोराइजेशन एंड ईपीसीजी स्कीम है। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो समझ लो 4 से 5 मार्क्स में 80% आपने कर लिया। बाकी से 20% या 10% आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसमें भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि इससे ही आएगा तो बस तुमको उतना ही करना है। सबसे पहली बात, कमेंट करो जाके, सर आप जितना बोलेंगे हम उतना ही एफटीपी पढ़ेंगे, हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे। वैसे भी इन डेप्थ जा सकते हो, बिकॉज हमारे पूरे के पूरे नोट्स आईसीआई मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। और ये कोई रिवीजन वीडियो नहीं है, फुल फ्लेश्ड वीडियो है, तो इसको अच्छे से करना, आराम से करना, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एफटीपी 2023 के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे यूनिट 2 की तरफ, एंड यूनिट 2 को खत्म करेंगे। जैसे यूनिट 2 खत्म करेंगे, यूनिट 1 ऑटोमेटिकली 80% खत्म हो जाएगा। यूनिट 1 में क्या क्या करना वही बताऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहले चलते हैं यूनिट 2 की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडवांस ऑथोराइजेशन से। बट उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो अपने को पता होने चाहिए। आ जाओ फटाफट कुछ चीजें आपको दिखा देते हैं। आ जाओ यूनिट 2 में पेज नंबर 12 में। सबसे पहले दो तरीके से एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है गवर्नमेंट। क्यों एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है? बिकॉज फॉरेक्स लाना होता है। जितना ज्यादा फॉरेक्स इंडिया में लाओगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उतना इंडिया का बढ़ेगा। जितना फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का बढ़ेगा उतना रूपी स्ट्रांग होगा, जितना रूपी स्ट्रांग होगा उतना अच्छा है अपने लिए। तो इस सिनेरियो में गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। प्रमोट करने के लिए वो मल्टीपल स्कीम्स लेके आई है। उसमें से कुछ स्कीम्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। एग्जांपल के लिए ड्रॉबैक, वो भी एक स्कीम था एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। जीएसटी के दौरान हमने बहुत सारी स्कीमें पढ़ी हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से अपने को एग्जेम्पशंस या रेमिशन ग्रांट किया जाता है। ड्यूटी एग्जेम्पशन मतलब होता है कि ड्यूटी देना ही नहीं है तुमको। तो दो सिनेरियो में ड्यूटी देना ही नहीं है। कब? एडवांस ऑथोराइजेशन एंड डीएफआईए, ड्यूटी फ्री इनपुट अंडर ऑथोराइजेशन। एक है ड्यूटी रेमिशन। ड्यूटी रेमिशन मतलब ड्यूटी माफ कर देंगे या ड्यूटी वापस कर देंगे, ये वाली सीन है। जिसमें आता है ड्यूटी ड्रॉबैक, जनरली सेक्शन नंबर 74 एंड 75। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, ये एक स्कीम है, स्कीम का नाम है। फिर ईपीसीजी, ये कैपिटल गुड्स से रिलेटेड स्कीम है। फिर ईओयू, एसटीपी, ईएसटीपी, बीटीपी, ये भी हमने पढ़ा था, तो ये भी एक स्कीम है। उसके बाद डीम्ड एक्सपोर्ट, अब ये क्या होता है ये भी अपने समझेंगे, डोंट वरी, इसको भी यहां पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एडवांस ऑथोराइजेशन की तरफ। अब
एडवांस ऑथोराइजेशन मतलब क्या होता है? एडवांस ऑथोराइजेशन यानी एडवांस में परमिशन। ऑथोराइजेशन मतलब परमिशन होता है, किस चीज की परमिशन मिल रही है? उसके पहले प्रॉब्लम समझ लो। आ जाओ। हमने इंपोर्ट किया प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, तीन प्रोडक्ट को हमने इंपोर्ट किया। जैसे ही हमने प्रोडक्ट ए को इंपोर्ट किया, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंपोर्ट ड्यूटी दो। बी को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट ड्यूटी दो। सी को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट ड्यूटी दो। ए, बी और सी को यूज करके हमने प्रोडक्ट एक्स को मैन्युफैक्चर कर दिया। अब ये जो प्रोडक्ट एक्स को हमने मैन्युफैक्चर किया, हम इस प्रोडक्ट एक्स को कर देते हैं एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करके हम लेके आते हैं इसमें फॉरेक्स। तो फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का बढ़ गया, तो ये अच्छी चीज हो गई। तो हम गए गवर्नमेंट के पास, हमने गवर्नमेंट को बोला गवर्नमेंट सुनो ना, हमने ना इंपोर्ट किया था एबीसी, हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी, हमने प्रोडक्ट एक्स को किया एक्सपोर्ट, उसमें तुमने मेरे से एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं ली, बहुत अच्छी बात है, बट मैं फॉरेक्स लेके आया ना, तो मेरे को और बेनिफिट दो। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, और बेनिफिट चाहिए तो एक काम करो, ए पे जो इंपोर्ट ड्यूटी दिया था, बी पे जो इंपोर्ट ड्यूटी दिया था और सी पे जो इंपोर्ट ड्यूटी दिया था, ये तीनों ड्यूटी हम तुमको कर देंगे वापस। वापस ले लो, रिफंड वर्ड यूज मत करना, वापस ले लो। एंड इस वापस को अपने क्या बोलते हैं? इस वापस को अपने बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉ बैक। एंड दोस्तों जल्दी से बता दो ये कौन से सेक्शन नंबर की बात हो रही है? तो आप बोलोगे ये बात हो रही है सेक्शन नंबर 75 की। कौन से सेक्शन नंबर की बात हो रही है? 75 की बात हो रही है। तो सर जब ड्रॉबैक अपने को मिल रहा है तो बाकी स्कीमें लाने का क्या फायदा हुआ? तो ध्यान से देखो, ड्रॉबैक अपने को कब मिला? पहले हमने किया इंपोर्ट, हमने इंपोर्ट ड्यूटी दे दी, फिर हमने किया प्रोडक्ट एक्स को मैन्युफैक्चर, उसको किया हमने एक्सपोर्ट, फॉरेक्स लेके आए, हम गए डिपार्टमेंट का, बोले कि हमने एबीसी में इंपोर्ट ड्यूटी दिया था, वो मेरे को वापस दे दो। तो अपने को वापस कब मिलेगा? काफी टाइम बाद। तो उतने देर के लिए क्या मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा? इन सेंस कि हमने इंपोर्ट ड्यूटी जमा तो करके रख दी ना, हमारा पैसा तो ब्लॉक हो गया ना उतने देर के लिए, उस पैसे को हम यूटिलाइज कर सकते थे और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लाने के लिए, तो पैसा तो हो गया ब्लॉक। तो हमने गवर्नमेंट को ये चीज समझाई, तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा एक काम करते हैं, हम तुमको एडवांस में परमिशन दे देते हैं। हम क्या करते हैं? तुमको एडवांस में परमिशन दे देते हैं, एडवांस ऑथोराइज, एडवांस में ऑथोराइज कर देते हैं। क्यों ऑथोराइज कर रहे हैं? क्या ऑथोराइज कर रहे हैं? वही तो पढ़ना है आज। अब एग्जाम्पल के जरिए हम पूरा एफटीपी समझेंगे। ये पूरे एग्जाम्पल को तुम 1.5 के ऊपर नहीं देखोगे, 1.5 के ऊपर नहीं देखना, तुमको जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे तब 1.75 चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे 1.5 के ऊपर तुम नहीं जाओगे, 1 पे देखोगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। एंड इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझो, एग्जाम्पल खत्म कॉन्सेप्ट खत्म, पूरा एफटीपी खत्म एग्जाम्पल के साथ, पक्का। ठीक है, आ जाओ। हमने इंपोर्ट किया इनपुट ए, हमने मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट एक्स को कर दिया हमने एक्सपोर्ट, और हम ले आए फॉरेक्स। सिंपल एकदम। क्या किया? इनपुट ए मंगाया, प्रोडक्ट एक्स दिया, प्रोडक्ट एक्स को एक्सपोर्ट किया एंड फॉरेक्स ले आए। अब जब इनपुट ए हमने लाया था, तो ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा बिकॉज इट इज इंपोर्ट। बट हम गए गवर्नमेंट के पास, हमने गवर्नमेंट को बोला कि गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी पे करना जरूरी है क्या? गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, इंपोर्ट ड्यूटी दे दो, बाद में ड्रॉबैक ले लेना। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो गवर्नमेंट बोलती है एक काम करो, डबल ए ले लो। डबल ए मतलब एडवांस ऑथोराइजेशन ले लो। जैसे ही तुम एडवांस ऑथोराइजेशन ले लोगे तो पता है क्या हो जाएगा? सबसे पहली चीज होगी, तुमको कोई भी ड्यूटी नहीं देनी है। कौन कौन सी ड्यूटी नहीं देनी है दोस्तों पता है? बीसीडी नहीं देना है, सेस नहीं देना है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है, सेफगार्ड ड्यूटी नहीं देनी है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं देनी है, एक्सेट्रा और भी सारी ड्यूटी है, वो सारी ड्यूटीज तुमको नहीं देनी है। नहीं देनी है मतलब वो ड्यूटी हो गई माफ, देना ही नहीं, एग्जेम्प्ट हो गई वो ड्यूटी। ओके, तो क्या सर गवर्नमेंट ऐसे ही एग्जेम्पशन अपने को दे देगी क्या? कि कुछ कंडीशंस है, क्या है कुछ बताइए थोड़े। तो कुछ कंडीशंस है जो अपने को फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहला कंडीशन, जब हम इनपुट ए को मंगाएंगे ना, तो हम जाएंगे गवर्नमेंट के पास और जाके पहले उसको बोलेंगे कि मेरे पास एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है, हाथ में एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है, पहले ही जाके उसको बोल देंगे। अब जब एक्सपोर्ट ऑर्डर मेरे पास है, हम गवर्नमेंट को जाके बोले कि मेरे हाथ में एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है, मेरे को इनपुट ए मंगाना है, तो गवर्नमेंट हमसे पूछे कि कितना प्रोडक्ट एक्स को भेजना है तुमको, कितना एक्सपोर्ट ऑर्डर है। तो हम बोलेंगे 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स को अपने को एक्सपोर्ट करना है, 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स को अपने को एक्सपोर्ट करना है।
गवर्नमेंट फिर एक लिस्ट निकालेगी, उस लिस्ट का नाम है सायन, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स। अब सायन में लिखा रहता है कि अगर प्रोडक्ट एक्स को बनाना है तो कितना यूनिट ऑफ ए लगेगा। तो सायन में लिखा था कि यूनिट एक्स को, एक यूनिट ऑफ एक्स को बनाने के लिए 5 यूनिट ऑफ इनपुट ए लगता है। तो गवर्नमेंट ने हमसे बोला कि अगर तुम 100 यूनिट ऑफ एक्स को एक्सपोर्ट करोगे तो तुमको कितना चाहिए इनपुट। तो हमने बोला 500 यूनिट्स दे दो। कितना बोला हमने? 500 यूनिट्स ऑफ इनपुट ए दे दो। ठीक है, गवर्नमेंट ने हमसे वैल्यू पूछी, हमने बोला $40 लाख उसकी वैल्यू। अब ध्यान से देखो, क्या सायन होना जरूरी है तभी अपने को एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा? तो अमेंडमेंट है, ध्यान रखना, आगे और इसमें पढ़ेंगे कि और भी कई तरह मेथड होते हैं जिसमें अपने को मिलता है। अभी के लिए बस इतना समझो, सायन होगा, सायन में लिखा होता है कि एक एक्स बनाने के लिए कितना इनपुट लगता है, इसलिए इनपुट आउटपुट नॉर्म्स है। ठीक है, इनपुट डालो आउटपुट निकलेगा उस वाला। तो इस सिनेरियो में गवर्नमेंट ने हमसे बोला ठीक है 500 यूनिट्स ऑफ इनपुट ए चाहिए तुमको 40 लाख का। तो हम इस 40 लाख पे, ध्यान से सुनो मेरी बातें, 40 लाख पे ड्यूटी को कर देंगे माफ, नहीं देना, एग्जेम्प्ट कर देंगे, तुमको ड्यूटी नहीं देनी है। 40 लाख इज नॉट द ड्यूटी अमाउंट दोस्तों, 40 लाख इज द एसेसेबल वैल्यू, उस पे जो ड्यूटी लग रही है वो माफ हो जाएगी। कौन सी ड्यूटी? बीसीडी, सेस, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, सब माफ हो जाएगी। हमने बोला वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो काफी अच्छा चीज है, माफ हो जाएगी। और भी कोई कंडीशन है क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ कुछ कंडीशन है, बट उसके पहले एक चीज समझो, हम तुमको ये बेनिफिट क्यों दे रहे हैं? सर हम फॉरेक्स में पैसा ला रहे हैं इसीलिए। फॉरेक्स में पैसा लाना बहुत अच्छा चीज होता है, अपने को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बट फॉरेक्स से पैसा जा भी तो रहा है। ये इनपुट ए जब खरीदोगे $40 लाख में, तो $40 लाख निकाल के भी तो देना पड़ेगा रिजर्व से, बिना पैसा दिए थोड़ी तुमको इनपुट ए देगा। हमने बोला बात तो सही है। तो गवर्नमेंट बोलती है एक काम करते हैं, तुम्हारा जितना इनपुट था ना $40 लाख का, जो उसकी सीआईएफ वैल्यू थी, एसेसेबल वैल्यू थी, उसका 15% एक्स्ट्रा लेके आ जाओ। तो फॉरेक्स रिजर्व 15% से बढ़ जाएगा, जितना गया और जितना आया वो 15% से ज्यादा है तो 15% से बढ़ जाएगा। तो फिर अच्छा है, तो फिर गवर्नमेंट को ठीक है, गवर्नमेंट बोली हाँ अब बेटर है, अब अच्छा लगेगा मेरे को। तो ये जो 15% से इंक्रीज किए, इस 15% को बोलते हैं वैल्यू एडिशन, यानी 40 लाख पे 15% का वैल्यू एडिशन होना चाहिए। अब ये 40 लाख पे 15% का वैल्यू एडिशन करेंगे अपने, तो कितना आएगा? 46 लाख। इस 46 लाख को बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम इतने रुपया, इतना रुपया नहीं, इतना डॉलर, अभी डॉलर में बात हो रही है ना, तो इतना डॉलर एटलीस्ट लेके आओ, इतना डॉलर तुमको लेके आना पड़ेगा, तभी तो फॉरेक्स रिजर्व ठीक होगा ना। 40 गया, 46 आया, 6 से बढ़ गया ना, हो गया बेनिफिट। यानी अपने को जो फॉरेक्स में पैसा मिलेगा वो कम से कम $46 लाख होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। उससे कम होगा तो फिर ये बेनिफिट तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने को तो पहले ही जाके बता देना होता है कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, अपना एक्सपोर्ट करना प्रोडक्ट एक्स पहले ही बता देते हैं, तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर अपना जितना इनपुट है उसका 15% से ज्यादा अगर अपने को एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन और उतना रुपया अपने लेके आ जा रहे हैं, तो अपने को ये बेनिफिट मिल जाएगा। यानी अपने को इंपोर्ट के टाइम पे कोई भी ड्यूटी देने की जरूरत नहीं। सिंपल है। फर्स्ट कंडीशन क्या? सायन में मेंशन होना चाहिए, और भी है इसमें, वो आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझो सायन में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जितना वैल्यू होगा इनपुट का उसका 15% अपना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होगा, यानी इतना रुपया फॉरेक्स में आना चाहिए। दो कंडीशन पड़े। तीसरा कंडीशन, सर कोई टाइम लिमिट भी है क्या? टाइम लिमिट भी है। आपने इनपुट ए मंगाया, ठीक है, आपने इनपुट ए मंगाया, वेरी गुड, प्रोडक्ट एक्स बनाया, अब इसको कर दिया एक्सपोर्ट। तो ये जो तुमको एक्सपोर्ट करना है, ये तुमको करना है 90 डेज के अंदर फ्रॉम इंपोर्ट। ये अमेंडमेंट है, ऐसे तो पूरा ही अमेंडमेंट है, बट ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो 90 डेज के अंदर तुमको प्रोडक्ट एक्स को एक्सपोर्ट कर देना, जिस दिन ए मंगाया वहां से 90 डेज के अंदर। और ये सारी चीजें हो जानी चाहिए 12 मंथ्स के अंदर। ये सारी चीजें कब हो जानी चाहिए? सारी चीजें हो जानी चाहिए तुम्हारी 12 मंथ्स के अंदर। यानी इनपुट ए आ जाना चाहिए, इनपुट ए जिस दिन आया वहां से 90 डेज के अंदर प्रोडक्ट एक्स एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए, और ये सब कुछ मिला के 12 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए, यानी 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। और 1 साल कहां से कैलकुलेट करना है? जिस दिन एडवांस ऑथराइजेशन मिला उस दिन से कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। पहला कंडीशन सायन वाला। दूसरा कंडीशन क्या है? 15% वैल्यू एडिशन। तीसरा कंडीशन क्या है? जिस दिन मंगाया वहां से 90 डेज के अंदर एक्सपोर्ट कर देना बना के, एंड 1 साल के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए।
ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक्चुअल यूजर कंडीशन। मेरे पास एक ऑर्डर आया, ठीक है, मेरे पास एक ऑर्डर आया कि अपने को 100 यूनिट्स ऑफ एक्स देना है। 100 यूनिट ऑफ एक्स देने के लिए अपने को कितना चाहिए, 500 यूनिट्स ऑफ ए चाहिए। ये अभी हमने देखा 7 में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, मैंने तिकड़म वाला दिमाग लगाया। मैंने क्या किया, मैंने जाके बोला गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मेरे को ना 120 यूनिट एक्स आया मेरे को 100 ही है, लेकिन मैं जाके झूठ बोलूंगा, मैं बोलूंगा 120 यूनिट ही आया। अब 120 यूनिट के लिए अपने को कितना ये मंगाना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो 600 यूनिट ए अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है, 7 के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, तुम बाकी कंडीशन फुलफिल कर दोगे तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 600 यूनिट ए मंगा दिया बिना ड्यूटी दिए, बिकॉज हम एडवांस ऑथराइजेशन में थे। अब मेरे को तो 100 यूनिट ही देना था। 100 यूनिट के लिए मेरे को कितना यूनिट ए लगेगा, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 500 यूनिट से लगेगा। तो मैंने 500 यूनिट ए लिया, हमने एक्स बनाया, एक्स दे दिया, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी हमने फुलफिल कर दिया। अब हुआ क्या कि मेरे पास ना 100 यूनिट्स ए का बच गया, जो मैंने एक्स्ट्रा मंगाया था जानबूझ के। अब सिंस मैंने इसमें ड्यूटी दी नहीं है, तो मैं दूसरे आदमी को ये बेच सकता हूं कम दाम में, बिकॉज बाकी लोग जो बेचेंगे वो तो ड्यूटी दे के लाए होंगे, उनकी प्राइस हाई होगी। मैं कम दाम में बेच दूंगा, मैंने ड्यूटी दी ही नहीं है, हाँ हम पे तो है ही नहीं। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा, गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन लगा दी कि ये 100 यूनिट्स को तुम बेच नहीं सकते, ये 100 यूनिट्स को तुम ही को यूज करना पड़ेगा और तुम ही को ही इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कंडीशन लगाई कि एडवांस ऑथराइजेशन इज नॉट ट्रांसफरेबल, प्लस एक्चुअल यूजर कंडीशन इज ऑल्सो देयर, कि जो मंगाया है जिस आदमी ने बस वही उसको एक्सपोर्ट कर सकता है, वो किसी और को बेच नहीं सकता है। इसको बोलते हैं एक्चुअल यूजर कंडीशन। आगे भी आएगा तो इसको अच्छे से समझ लेना, नहीं समझा तो थोड़ा सा पीछे करके वापस से सुन लेना, ठीक है। तो एक कंडीशन तो हो गई अपनी 15%, एक हो गई 7 वाली, एक हो गई 90 डेज के अंदर एक्सपोर्ट, और ये सब कुछ 12 मंथ्स के अंदर कंप्लीट। 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन क्या, एक्चुअल यूजर कंडीशन, एक्चुअल यूजर कंडीशन। अब थर्ड इज नॉट अ कंडीशन, बट एक अपने को बेनिफिट दिया गया। मान लो जो यूनिट है ना वो छोटा छोटा पीसेस में, अब छोटे छोटे अगर पीसेस में है तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, तो छोटे पीसेस में है तो अपने को काफी दिक्कत हो जाएगी। छोटे पीसेस में अपने उसको कहाँ ढूंढते फिरेंगे, अगर 1-2 पीसेस खो खा गया तो, या वापस से 10 पीस के लिए या 60 पीस के लिए अपने वापस से ऑर्डर देंगे क्या, तो ये वाला चीज तो अपने कर नहीं सकते। तो इस सिनेरियो में अपने क्या करेंगे, इस सिनेरियो में अपने को एक बेनिफिट है स्पेयर्स का। इस पे क्वेश्चन आता है, स्पेयर्स का बेनिफिट क्या बोलता है, अगर तुमने इनपुट ए मंगाया है तो तुम एक्स्ट्रा कुछ यूनिट मंगा सकते हो, ताकि खो खा जाए तो वो एक्स्ट्रा वाला यूज कर। कितना एक्स्ट्रा मंगा सकते हैं, तो याद रखना नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, अमाउंट की बात कर रहा हूं। तो जितना इनपुट ए का CIF वैल्यू है दैट इज 40 लाख, इसका 10% एक्स्ट्रा मंगवा सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा हमने मंगवाया यानी 4 लाख जो हमने एक्स्ट्रा मंगवाया, इस पे भी अपने को कोई ड्यूटी नहीं देनी। ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज इंपोर्ट, बट फिर भी इस पे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी अपने को देनी नहीं है। क्यों नहीं देनी है, बिकॉज इट इज विद इन 10% ऑफ द CIF वैल्यू ऑफ द इनपुट। गॉट इट। तो स्पेयर कितना अलाउड होता है, 10% ऑफ CIF वैल्यू ऑफ द इनपुट। नेक्स्ट, अब ये से भी क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी से आता है। तो बस एग्जांपल सुनते जाओ, एग्जांपल सुन लिया ना, कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, कोई भी अपने नोट्स में क्वेश्चन भी है, MCQ भी है, कर लोगे इजी, ठीक है। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आ रही है तो भाई तुमने अभी तक चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, वीडियो लाइक क्यों नहीं की, और कमेंट करो कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी तो बताओ यार, मोटिवेट करो थोड़ा। मैं तुमको इतना मोटिवेट करता हूँ, तुम भी कभी कभी कर दिया करो। और अगर तुम लोग ये देख रहे हो May 24 नवंबर 24 के लिए, तो क्लासेस ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए। अब प्रोडक्ट एक्स मेरे को बनाना था, हमने इनपुट ए मंगाया, हमने गवर्नमेंट को बोल दिया मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है मिस्टर जेड के पास से, हम मिस्टर जेड को देंगे, तो इनपुट ए में मेरे को तुम दे दो एडवांस ऑथराइजेशन, बाकी कंडीशन में फुलफिल कर दूंगा। तो गवर्नमेंट ने अपने को दे दी, तो हमने यहाँ पे कोई भी टैक्स का पेमेंट किया क्या, आंसर इज नो, कोई भी ड्यूटी का पेमेंट हमने नहीं किया। फिर हमने प्रोडक्ट एक्स बनाया, बट जब प्रोडक्ट एक्स बना रहे थे तो हमको रियलाइज हुआ कि एक और इनपुट इसमें लगता है, इनपुट बी। ये सायन में मेंशन था, कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट बी मेंशन था, बट इनपुट बी को हमने आउटसोर्स नहीं किया, दूसरे से नहीं खरीदा, थर्ड पार्टी से। हमको ये मिस्टर जेड ने ही दे दिया, यानी जो हमारा बायर है उसने ही हमको ये 10 लाख जो नोशनल वैल्यू है इनपुट बी की, वो हमें दे दी, फ्री में दे दी, ठीक है, फ्री में दे दी। हमें क्या है, हमें तो इनपुट से मतलब है। हमने इनपुट ए में हमने ले लिया था
एडवांस ऑथराइजेशन, इनपुट बी तो अपने को फुकट का आया है तो इस पे अपने को कुछ देना नहीं है। प्रोडक्ट एक्स हमने बनाया, प्रोडक्ट एक्स को हमने कर दिया एक्सपोर्ट। अच्छा सर, कोई भी फ्री में आता है प्रोडक्ट तो क्या वो भी इंपोर्ट होता है क्या? कस्टम्स नहीं पड़ा, कस्टम्स की वीडियो अपलोडेड है, जाके चेकआउट करो, वो भी इंपोर्ट होता है। तो प्रोडक्ट एक्स को कर दिया हमने एक्सपोर्ट, मिस्टर जेड को हमने भिजवा दिया। अब बात यहां पे आती है दो। सबसे पहली, सर वैल्यू एडिशन 15% कितना लेना है? वैल्यू एडिशन 15% कितना लेना और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या बने? तो वैल्यू एडिशन के लिए इनपुट ए तो अपने को लेना ही है 40 लाख, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, अभी ऊपर ही पढ़ लिया था। सर इनपुट बी भी लेंगे क्या? तो द आंसर इज यस। क्योंकि अगर इनपुट बी तुमको मिस्टर जेड नहीं देता तो बाहर से खरीदते ना, बाहर से खरीदते तो ड्यूटी लगती ना, तो इसीलिए तुमको इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये जो $10 लाख है अपने पास, ये नोशनल वैल्यू है इनपुट बी का, यानी हम मानते हैं कि इतना सीआईएफ वैल्यू इसका बनता है। कितना बनता है? 10 लाख। तो हमने 10 लाख कर दिया। टोटल कितना हुआ? $50 लाख। गवर्नमेंट ने हमको क्या बोला था? जितना फॉरेक्स से जाएगा उसका 15% ज्यादा लाना है, तो अपने को और कितना ज्यादा लाना पड़ेगा? इसमें वैल्यू एडिशन कितना होगा? 15% का। तो हमारा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना बनेगा? 50 का 15% हमने ऐड किया तो बना $57.5 लाख। तो कम से कम इतना अपने को लेके आना पड़ेगा मिस्टर जेड से, तो ही ये स्कीम अपने को मिलेगी, अदरवाइज ये स्कीम अपने को नहीं मिलने वाली है दोस्तों। अब मिस्टर जेड ने हमको पेमेंट किया $48 लाख का। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हमारा तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल ही नहीं हुआ, यानी हमें एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा ही नहीं। अगर ऐसा तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो गलत चल रहा है। बिकॉज अब ध्यान से देखो, हमको गवर्नमेंट ने बोला कि तुमको 57.5 लाख लाना पड़ेगा। अब हीरो हम लोग है, ठीक है। हमने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट 48 लाख ले आया, $48 लाख ले आओ। गवर्नमेंट बोली सिर्फ 48 लाख लाए, तुमने तो फुलफिल ही नहीं किया। हमने बोला गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एक बात बताओ, रिसीविंग समथिंग इन काइंड इज ऑल्सो कंसिडरेशन? गवर्नमेंट बोली यस। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि काइंड में अपने को इनपुट बी मिला है? बिकॉज इनपुट बी के लिए तो अपने पैसे दिए ही नहीं, हमको तो फोकट में मिला है। गवर्नमेंट बोलती बात तो सही है। तो गवर्नमेंट बोलती है $48 लाख तो रोकड़े में मिला है, और $10 लाख का इनपुट बी मिला है, वो भी तो लेंगे ना। तो टोटल कितना हम लेके आए हैं? 58 लाख। तो हम कितना लेके आए? 58 लाख लेके आए। लाना कितना था? 57.5, लेके कितना है? 58 लाख। तो क्या हमने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया है? द आंसर इज यस। तो क्या अपने को एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा? द आंसर इज यस, मिलेगा। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रॉब्लम समझो, अपने आप समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम क्या हुई? एडवांस ऑथराइजेशन के लिए हमको पहले जाके बताना पड़ता है कि एक्सपोर्ट आया है मेरे पास, एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है मेरे पास, मेरे को एडवांस ऑथराइजेशन दे दो, फिर मैं इंपोर्ट करूंगा, ड्यूटी नहीं दूंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा, फिर एक्सपोर्ट करूंगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं जा रहा है। एक काम क्यों नहीं करते हो गवर्नमेंट, मेरे को ना पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन दे दो। हाँ, क्या 1499 में अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन चल रहा है क्या? ये नहीं चल रहा, साल भर का सब्सक्रिप्शन दे दो। साल भर के सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि मेरे को बार बार डिपार्टमेंट के पास आना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास जो एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है ना, वो आता तो अच्छा खासा है, लेकिन पार्ट्स में आता है। कभी 10 लाख का आ गया, कभी 1 करोड़ का आ गया, कभी 5 लाख का आ गया, कभी 50 करोड़ का आ गया। कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर आ सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, अब इतना बोल रहे हो तो चलो ले लो। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को 20 करोड़ का दे दो, 20 करोड़ का मेरे को दे दो। गवर्नमेंट बोली थाम 20 करोड़ नहीं, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ, या जितना पैर हो उतना ही चादर को डालो, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? गवर्नमेंट बोलेगी बताओ पिछले साल कितना एक्सपोर्ट किया। हमने बोला 30 लाख फिजिकल एक्सपोर्ट किया, 15 लाख डीम्ड एक्सपोर्ट किया। डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है थोड़ी देर में समझाते हैं, अभी बस इतना समझो। 30 लाख का फिजिकल एक्सपोर्ट जो दिख रहा है साफ साफ जाते हुए, डीम्ड एक्सपोर्ट, ये भी एक्सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट बोली टोटल बता भाई, टोटल। तो हमने बोला टोटल हमने किया 45 लाख का। तो गवर्नमेंट बोलती है अब ध्यान से सुन, कितने का एडवांस ऑथराइजेशन तुमको मिलेगा? एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन तुमको मिलेगा, एनुअल यानी पूरे साल का, एक साल। 300% ऑफ 45 लाख और 1 करोड़ विच एवर इज हायर, इतना तक का तुमको मिल जाएगा। तो 45 लाख का 300% किया तो कितना आया? 1.35 करोड़, 1 करोड़ 35 लाख। और
1 करोड़। इसमें अपने को क्या लेना है, विच एवर इज हायर लेना है अपने को, यानी कितना 1.35 करोड़ का इस साल को अपने को एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाएगा। आराम से इस साल आराम से 1.35 का इनपुट मंगाते रहेंगे एंड कोई भी ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर गया तो फिर वापस से अपने को सेम प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 300% ऑफ तुम्हारा एक फिजिकल और डीम दोनों का लेना है और 1 CR व्हिचएवर इज हायर, इतना अपने को कंसीडर करना। ठीक, अब डीम्ड एक्सपोर्ट भी समझ लेते हैं। मान लो एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन सप्लाई करता है ईओ को, ईएसटीपी को, एसटीपी को, बीटीपी को, या एडवांस ऑथराइजेशन में जिस पर्सन को अपने अलाउ किए हैं उस पर्सन को अपने सप्लाई करना है। तो पता है ये लोग तो इंडिया में ही है, ये भी इंडिया में ही है, दोनों इंडिया में। फिर भी जब ये इसको सप्लाई करेगा ना, इसको बोलेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट। क्या बोलेंगे, डीम्ड एक्सपोर्ट। ओ माय गॉड, यानी एक पर्सन जो कि इंडिया में है, सप्लाई भी इंडिया में ही कर रहा है, लेकिन ईओयू, एसटीपी, एसटीपी, बीटीपी, एडवांस ऑथराइजेशन जिसको मिला उन लोग को अगर सप्लाई कर रहे हैं तो अपने को डीम्ड एक्सपोर्ट बोला जाएगा। हाँ, अगर डीम्ड एक्सपोर्ट अपने को बोला जाता है, डीम कर रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पे एडवांस ऑथराइजेशन मिलता है, तो सर क्या मेरे को एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाएगा क्या? तो द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। एंड कोई पर्सन डीम्ड एक्सपोर्ट करता है उसको भी एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाएगा, यानी इसको भी एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा और इस वाले को तो एडवांस ऑथराइजेशन है ही, दोनों को मिलेगा, याद रखना। या कोई पर्सन है और वो सप्लाई करता है सेल्स को, क्या उसको भी एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाएगा? द आंसर इज यस, उसको भी एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाएगा, इस पर्सन को भी एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाएगा। ओके, समझ गए सर, इजी था। पता है दोस्तों, यहां पे खत्म होता है अपना एडवांस ऑथराइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। आओ फटाफट इसको रीड कर लेते हैं नोट से। नोट्स का है, लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां से आकर डाउनलोड कर लेना। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है? एक ट्रेड फैसिलिटेशन प्रोग्राम है जो अलाउ करती है मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर या मर्चेंट एक्सपोर्टर को, जो कि टाइड है सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर को, टू इंपोर्ट स्पेसिफाइड ड्यूटी आइटम। अब ये ड्यूटी आइटम फिजिकली इनकॉर्पोरेट हो चाहिए। इनपुट ए मंगाया था, याद है, उसको फिजिकली एक्स में डाला, उसके बाद एक्सपोर्ट किया, तो ये चीज होनी चाहिए। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले, ये कौन है बच्चों? ये है एक मैन्युफैक्चरर, और वो मैन्युफैक्चरर क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। तो अगर एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट करता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। और ये पर्सन को एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब एक मैन्युफैक्चरर है, वो खुद एक्सपोर्ट नहीं करता है, उसको मगजमारी में नहीं पड़ना है, वो टाई अप कर लिया एक ऐसे पर्सन से जो एक्सपोर्ट करता है। तो एक मैन्युफैक्चरर है, उसने टाई अप कर लिया एक ऐसे एक्सपोर्टर से जो मैन्युफैक्चर करता है, जो एक्सपोर्ट करता है, और ये एक्सपोर्ट कर रहा है। तो क्या एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा? तो ध्यान से सुनो, इस एक्सपोर्टर को एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाएगा, और इस एक्सपोर्टर को बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइड टू अ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। तो क्या बोला? मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइड टू अ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर, एंड ये एक्सपोर्ट करता है, तो इसको भी एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड बाकी कंडीशन फुलफिल करे। ठीक है, समझ गया। तो कौन कौन एलिजिबल है? मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एलिजिबल है, मर्चेंट एक्सपोर्टर एलिजिबल है, टाइड टू अ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। बट अगर तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, तुम्हारा अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ही चलेगा। तब मर्चेंट एक्सपोर्टर नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर चलेगा। कौन कौन से इनपुट अपने मंगवा सकते हैं? सारे इनपुट तुम मंगवा सकते हो, फ्यूल मंगवा सकते हो, ऑयल मंगवा सकते हो, कैटलिस्ट मंगवा सकते हो, या इनपुट है, इनपुट भी कुछ भी मंगवा सकते हो, बट कंडीशन क्या है? फिजिकली इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। मंगवा के क्या करोगे? मंगवा के या तो एक्सपोर्ट करोगे, या तो सेल्स को सप्लाई करोगे, या तो डीम्ड एक्सपोर्ट करोगे, और या एज ए स्टोर भी सप्लाई कर सकते हो फॉरेन गोइंग वेसल पे। स्टोर्स, ये कस्टम्स पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, स्टोर्स भी सप्लाई कर सकते हैं फॉरेन गोइंग वेसल। सर ऐसे क्यों लग रहा है कि बहुत ज्यादा इजी हो गया? इजी है एफटीपी, कौन बोला टफ है? कौन कौन सी ड्यूटीज एग्जाम होगी? बीसीडी, एसीडी, सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ये सारी ड्यूटीज हो जाएंगी तुम्हारी एग्जाम। बट याद रखना, अगर डीम्ड एक्सपोर्ट का केस है, बिकॉज डीम्ड एक्सपोर्ट में भी एडवांस ऑथराइजेशन मिलता है, तब सिर्फ और सिर्फ बीसीडी, एसीडी और सेस एग्जाम होगा, तब तुम्हारा एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड सेफगार्ड ड्यूटी एग्जाम नहीं होगी।
यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। अब इस एमसीक्यू को एक लेवल और आगे लेके जाते हैं। आपको पता है यहाँ पे एक ड्यूटी और नहीं दी हुई है, कौन सी पता है? प्रोटेक्टिव ड्यूटी। तो क्या प्रोटेक्टिव ड्यूटी एग्जेम्प्ट होती है? द आंसर इज नो। ना डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए एग्जेम्प्ट होगी और ना तुम्हारे नॉर्मल के लिए, नॉर्मल एक्सपोर्ट के लिए एग्जेम्प्ट होगी। तुमको इस पे ड्यूटी देना ही पड़ेगा। प्रोटेक्टिव ड्यूटी कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं होती, इट इज फॉर प्रोटेक्शन ना, प्रोटेक्शन मनी तो देनी पड़ेगी। तो यहाँ साइड में लिख लो प्रोटेक्टिव ड्यूटी इज नॉट एग्जेम्प्ट, कभी भी एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या हम स्पेयर्स मंगवा सकते हैं? 10% ऑफ सीआईएफ वैल्यू ऑफ द इनपुट अपने मंगवा सकते हैं स्पेयर्स। अच्छा, किसके बेसिस पे अपने को इशू किया जाएगा? अब आते हैं सेकंड पॉइंट जो एक इंपॉर्टेंट था। सायोन हमने बोला था स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स, एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के हिसाब से हो सकता है। अगर सायोन नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे हो सकता है या सेल्फ रैटिफिकेशन स्कीम के। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बार नया नया आया, ठीक है। अब सेल्फ रैटिफिकेशन स्कीम मतलब क्या होता है? तो अगर अपने लिए कोई भी सायोन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, या सायोन दिया हुआ है बट अपने को इनपुट, सायोन में लिखा था सिर्फ इनपुट ए लगेगा, बट हमने रियलाइज किया कि इनपुट बी और इनपुट सी भी लगेगा, यानी अपने को एडिशनल इनपुट्स भी चाहिए, तो अपने अप्लाई कर सकते हैं सेल्फ रैटिफिकेशन स्कीम में। तो अपने को वो अलाउ कर दिया जाएगा। बस इतना रखना, अपने को चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट लगेगा। तो या तो सायोन में जो दिया सायोन, नहीं तो सेल्फ डिक्लेरेशन, नहीं तो सेल्फ रैटिफिकेशन। सेल्फ रैटिफिकेशन मतलब तो सायोन नहीं है या तो सायोन है बट उसमें बोला सिर्फ इनपुट ए लगेगा, बट अपने को एडिशनल इनपुट चाहिए, बी और सी भी चाहिए, तो अपने सेल्फ रैटिफिकेशन में चले जाएंगे। कंडीशन क्या है? फिजिकली इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कब तक फुलफिल करना है? 90 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ द इंपोर्ट कंसाइनमेंट। क्या कोई एक्सटेंशन मिलेगा? तो कोई भी एक्सटेंशन अपने को नहीं मिलेगा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए। एक्चुअल यूजर कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल है, कोई भी ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल भी अपने नहीं कर सकते। याद है 500 यूनिट वाला जो एग्जांपल दिया। वैल्यू एडिशन कितना होगा? मिनिमम 15%। ज्यादा हो सकता है, ऑब्वियसली ज्यादा हो सकता है। क्या ऑडिट भी कंडक्ट होगा क्या अपना? तो नॉर्म्स कमेटी चाहे तो अपने लिए ऑडिट कंडक्ट करवा सकती है, अपने ऊपर ऑडिट करवा सकती है। अच्छा, अगर मैंने ड्रॉबैक भी मेरे को लेना है और मेरे को ये भी लेना है, दोनों ले सकते हैं क्या? तो देखो, अगर एडवांस ऑथराइजेशन दोगे तो ड्यूटी देना ही नहीं है, ड्रॉबैक की बात ही नहीं आई। बट मान लो पहले इंपोर्ट कर लिया फिर एडवांस ऑथराइजेशन लिया, जो पहले इंपोर्ट किया था इनपुट, उस पे जो भी तुमने ड्यूटी दी थी उसका ड्रॉबैक तुमको मिल जाएगा। तो ड्रॉबैक इज अवेलेबल फॉर ड्यूटी पेड इंपोर्टेड गुड्स के लिए, ठीक है। क्या हम डोमेस्टिकली प्रोक्योर कर सकते हैं क्या? तुम डोमेस्टिकली भी प्रोक्योर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम डोमेस्टिकली या तुम्हारा इंडिया से भी प्रोक्योर कर सकते हो अपने इनपुट को। एक्चुअल यूजर कंडीशन है, ट्रांसफरेबल नहीं है। एक्चुअल यूजर कंडीशन अप्लाई, द सेम शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। वैलिडिटी कितना होगा? 12 मंथ्स का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। क्या वापस से रीवैलिडेट हो सकता है? हो सकता है, अगर सफिशिएंट कॉज है तो, और वो भी वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी 12 मंथ्स कैन बी अलाउड ओनली वंस, सिर्फ एक ही बार हो सकता है। पैसा किस में लाना है? फ्रीली कन्वर्टेबल या इंडियन रुपीज, जहां जहां बोलेगा इंडियन रुपीज वहां इंडियन रुपीज से तुम ला सकते हो। सर ये तो हमको समझ में आ गया, वैल्यू एडिशन भी अपने को समझ में आ गया। यहाँ से मत देखना, जो एग्जाम्पल करवाया वहां से देख लेना। नोशनल वाला भी जो एग्जाम्पल करवाया था फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, वहां से देख लेना, यहाँ से मत देखना। एनुअल वाला, एनुअल वाले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सायोन होना चाहिए। सेल्फ राइटिफिकेशन सेल्फ डिक्लेरेशन वाला नहीं चलेगा, साइड में लिख लो। सेल्फ राइटिफिकेशन सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं चलेगा, वैसे लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सायोन वाला ही चलेगा। और अगर सायोन में ऐसा लिखा है कि इसके लिए एनुअल एडवांस नहीं मिलेगा, एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। पहली बात, सायोन में होना चाहिए, सेल्फ राइटिफिकेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं चलेगा। दूसरी चीज, अगर सायोन में लिखा है कि इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एडवांस ऑथराइजेशन, एनुअल वाला, नॉर्मल वाला नहीं, एनुअल वाला, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या देखना है अपने को? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का अपने को जाके देखना है। 300% ऑफ एफओबी वैल्यू या मिनिमम 1 करोड़, विच एवर इज हायर, इतना तक का अपने को लिमिट मिलेगा। सायोन क्या होता है? स्टैंडर्ड नॉर्म्स विच डिफाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर आउटपुट एंड फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। ये अपने को पता है क्या होता है। देखा कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया। सर इतना इजी है यार, वो पता ही नहीं था इतना इजी है। कितना लगा है? अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स अपने को लगे और अपना ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक और स्कीम की तरफ चलते हैं, सिमिलर है, जल्दी हो जाएगा। DFIA, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। प्रॉब्लम सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगा, हम जाएंगे, इनपुट फिर अपने को वो देगा, एंड उसके बाद अपने फिर अपने को अलाउ करेगा एडवांस ऑथराइजेशन, इनपुट पर अपने कोई ड्यूटी नहीं देंगे, उसके बाद अपने एक्सपोर्ट करेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है। दूसरा प्रॉब्लम कि एक्सपोर्ट ऑर्डर मेरे पास इमीडिएटली नहीं आया, ठीक है, इमीडिएटली आया मतलब पहले से नहीं आया, इमीडिएटली आ जाता, अचानक से आ जाता है, या मैंने पहले ही इनपुट को इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करूं? अब तो एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा नहीं, बिकॉज वो तो पहले मिलता है। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। इसमें क्या बोला गया
कि अगर सायोन में तुम्हारा गुड्स नोटिफाइड है, सबसे पहली चीज क्या बोली कंडीशन, सायोन में गुड्स होना चाहिए नोटिफाइड, तो तुम चले जाओ रीजनल अथॉरिटी के पास और रीजनल अथॉरिटी को बोलो कि मेरा गुड्स सायोन में नोटिफाइड है, मेरे को DFIA दे दो। अब वो तुमसे पूछेगी तुम इस इनपुट का क्या करोगे, तो मैं बोलूंगा इस इनपुट, मान लो इनपुट Z है, इनपुट Z से मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट P, एंड प्रोडक्ट P को मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट, या सेस को दे दूंगा, या डीम्ड एक्सपोर्ट कर दूंगा। ध्यान से देखो यहाँ पे स्टोर्स वाला नहीं होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, तो जो भी BCD तुमने पे किया ना वो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, जो भी BCD तुमने पे किए वो हमने एग्जेम्प्ट कर देंगे, और अगर ऑलरेडी पे कर दिया है तो रिफंड कर देंगे, ऑलरेडी पे कर दिया तो तुमको वापस दे दिया जाएगा BCD, सिर्फ और सिर्फ BCD, ACD नहीं, सेस नहीं, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं, काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। बट इसमें भी एक कंडीशन डाल दी, क्या, कम से कम 10% ऑफ CIF वैल्यू जो नहीं सॉरी क्या कंडीशन डाली इसमें, कंडीशन डाली कम से कम 20% वैल्यू एडिशन होना चाहिए, यानी इनपुट अगर 100 का है तो 100 यानी $120 कम से कम तुमको लेके आने पड़ेंगे, तभी तुमको ये स्कीम अपने देंगे। सर समझ गए, फिजिकली इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, ये भी अपने को समझ में आ गया, सिर्फ और सिर्फ सायोन वाला गुड होगा, ये भी समझ में आ गया। सर यहाँ पे स्पेयर्स भी चलेगा, यहाँ पे भी स्पेयर्स चलेगा, वही सेम 10% ऑफ CIF वैल्यू, इतना स्पेयर्स तुम मंगवाओ, ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ BCD माफ होगा, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ BCD माफ होगा। कब तक करना है, जिस दिन तुम DIF लेके आए हो वहां से 12 मंथ्स के अंदर एक्सपोर्ट कर देना, वहां से 12 मंथ्स के अंदर एक्सपोर्ट कर देना, अलग है, वहां 90 डेज था या 12 मंथ्स, DIF लेके आए वहां से 12 मंथ्स के अंदर एक्सपोर्ट कर देना। DIF वैलिड कितने दिन के लिए होगा, 12 मंथ्स के लिए वैलिड होगा। सर पैसा किस में लाना है, कन्वर्टेबल फॉरेक्स में लाना है या इंडियन रुपीज, जहां जहां बोला गया वहां इंडियन रुपीज में ला सकते हो। अब एडवांस ऑथराइजेशन में ट्रांसफरेबिलिटी नहीं थी, एक्चुअल यूजर कंडीशन था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, तुम किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नॉर्म्स कमेटी यहाँ पे भी अपना ऑडिट करवा सकती है। गुड, खत्म हो गई, सिंपल, छोटा सा ही पॉइंट था। तो इसमें अपने को मेन चीज क्या देखनी है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना होगा, 20%, बस तुमको क्या ध्यान रखना है, 20% का वैल्यू एडिशन होना चाहिए, उसके अलावा बाकी सारी चीजें इजीली कर लोगे, ठीक है। अब कुछ कॉमन पॉइंट्स, गुड्स जो होते हैं ना, आपको पता है 3 प्रकार के गुड्स होते हैं हमारे FTP में। सर 3 प्रकार के गुड्स होते हैं, हाँ 3 प्रकार के गुड्स। एक होता है फ्री मतलब फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड, यानी रिस्ट्रिक्ट किया होगा, अगर तुमको इसको करना है तो तुमको परमिशन लेके आनी पड़ेगी अथॉरिटी से परमिशन ले और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक होता है फ्री गुड्स, फ्रीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करो, किसी का परमिशन का जरूरत नहीं। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड गुड्स, जिसमें परमिशन लगेगा तभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक होता है प्रोहिबिटेड गुड्स, भैया इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हो, इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हो। एक होता है प्रोहिबिटेड गुड्स, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा ही नहीं। तो प्रोहिबिटेड गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो एडवांस ऑथराइजेशन में भी, और DFIA के थ्रू भी नहीं कर सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड आइटम का कर सकते हो, बट उसके लिए तुमको परमिशन लेके आना पड़ेगा। एक होता है STE, ठीक है, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। अब ये क्या होता है, ये हो गया समझ लो IOCL हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ये सारी जो हो गया ना, ये स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। कुछ चीजें ना इनके इंपोर्ट के लिए ही बचा के रखी गई कि इंपोर्ट करेगा तो यही करेगा, या एक्सपोर्ट करेगा तो बस यही लोग करेंगे और आम आदमी नहीं करेगा। तो अगर कोई भी आइटम रिजर्व किया गया STA के लिए, तो फिर वो एडवांस ऑथराइजेशन या DFI के थ्रू तुम इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। ST तो कर सकता है, तुम नहीं कर सकते हो, बट कर सकते हो अगर तुम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जाके ले आते हो ST से जाके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सिंपल है, खत्म, दैट्स इट। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे हमारा क्या क्या खत्म हो गया है, यहाँ हमारा एडवांस ऑथराइजेशन एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन खत्म हो गया है। बट सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे, आओ इसके क्वेश्चंस भी बनाते हैं, मजा आएगा इसके क्वेश्चंस करने में। आ जाओ जल्दी से सब कोई पेज नंबर 20 पे। सबसे पहला क्वेश्चन, MT लिमिटेड ने इंपोर्ट किया इनपुट को विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, द CIF वैल्यू ऑफ इनपुट इज 10 लाख। अपने से क्या पूछा गया, अपने से पूछा गया कि वैल्यू एडिशन बता दो, कितना वैल्यू एडिशन अपने को करना है, मिनिमम FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट। तो कितना होना चाहिए दोस्तों, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, पहले तुम बोलो फिर मैं लिखूंगा, पहले कमेंट में लिखो, लिखो लिखो लिखो, अभी लिखो, अभी लिखो, और वीडियो लाइक करो। चलो कितना, 15%। तो कितना वैल्यू एडिशन होना चाहिए, 15%। तुम 10 लाख का लाए, 10 लाख का 15% 11,50,000, कम से कम इतना तो तुम लेके आओ। रुपीज में भी कोई दिक्कत नहीं है, रुपीज में लाओ, अल्टीमेटली तो कन्वर्जन डॉलर में ही होगा, अल्टीमेटली कन्वर्ट तो रुपीज में ही होगा, तो रुपीज वाला भी चलेगा। एग्जाम्पल में डॉलर क्यों लिया, अच्छे से समझता है इसीलिए। MT is used
some duty and paid input in its export duty. However, for rest of the input, he wants to pay advance authorization. अब देखो हुआ क्या है, एग्जांपल से समझो, मान लो कि 3 इनपुट लगते हैं, 3 इनपुट में एक इनपुट पे हमने पहले ही ड्यूटी दे दी और 2 इनपुट पे हम एडवांस ऑथराइजेशन ले आए, तो जिस पे हमने ऑलरेडी ड्यूटी दे दी, क्या इस पे ड्रॉबैक ले सकते हैं? द आंसर इज यस, इस पे ड्रॉबैक ले सकते हैं। तो यही पॉइंट इसमें लिखा है, इसको रीड कर लेना अच्छे से। कंप्यूट इंटाइटलमेंट ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, यानी एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन। फिजिकल एक्सपोर्ट कितना किया हमने? 50। डीम्ड एक्सपोर्ट हमने कितना किया? 5 लाख। दोनों को जोड़ते हैं, चलो कितना आता है? 50 + 5, तो दोस्तों आएगा मेरा 55 लाख। कितना कर सकते हैं इसका? 300% और 1 CR विच एवर इज हायर। तो 55 लाख का 300% कितना होता है? 165 लाख, यानी 1,65 लाख। तो कितना कर सकते हैं? 1,65 लाख। सर ये इतना इजी है, इतना इजी है, कभी सोचा ही नहीं था कि इतना इजी है एफटीपी। मैंने पहले बोला बहुत इजी है, प्रोवाइडेड एग्जांपल समझ में आया। जो मैंने एग्जांपल ड्राफ्ट किया, अगर वो समझ गया ना, उसके बाद तो पूरा मक्खन, सिर्फ मक्खन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिर XYZ has imported input without payment of duty under DFI है, DFI के थ्रू किया, 10 लाख का किया है, अपने से पूछा है बताओ मिनिमम FOB। तो DFI के लिए कितना था? जल्दी बताओ दोस्तों, सुनाई नहीं दे रहा, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड, कितना? 20%, यानी अपने को कितना करना पड़ेगा? 10 लाख का 20% किया, 12 लाख रुपए। कैलकुलेटर चला लो, मैं चला रहा हूं, तुम भी थोड़ा चला लो। तो 12 लाख रुपए इज द मिनिमम। कम से कम इतना रुपया तो तुमको लेके आना ही पड़ेगा। अब ये देखो, जिगसॉ पजल CIF वैल्यू इज 25। सर ये क्वेश्चन आपने बनाया कि सारे क्वेश्चन ICI के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर। एक चीज सुन लो, ये जो नोट्स मैं दे रहा हूं या मेरा कंसाइज बुक, कॉन्सेप्ट बुक अगर यूज करते हो और मेरा कंपाइलर यूज करते हो, तो वो और या ये नोट्स है, पूरा पेपर इसी से। ठीक, तो अच्छे से इसको समझ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट लिखा, उसी से कोई MCQ बन जाएगा या कोई तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको अगर अच्छे से कर लोगे तो इजीली पेपर को सॉल्व कर पाओ। ठीक, 25 लाख विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर एडवांस ऑथराइजेशन। इनपुट फ्री ऑफ कॉस्ट मिला 5 लाख का। ओके, क्या अपने को एडवांस ऑथराइजेशन मिल पाएगा? अगर हम सप्लाई कर रहे हैं एक सेस को, एंड मिनिमम वैल्यू एडिशन अपने को बताना है, एंड FOR वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना होना चाहिए? 15%। ठीक है, कितना दिया हुआ है अपने को? हमने वो वाला एग्जांपल किया था, याद है? 25 लाख तो अपने इनपुट का है ही, और 5 लाख तो अपने को फोकट का मिल रहा है, तो उसको भी अपने को इनपुट लेना पड़ेगा, यानी टोटल इनपुट 30 लाख का। इसका किया हमने 15%, तो कितना आया दोस्तों? 34.5। तो कम से कम अगर तुम इतना लेके आ जाओगे तो फिर काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 34,50,000। ठीक, फिर EPCG वाला है, इसको EPCG में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है अपना पूरा DFI एंड एडवांस ऑथराइजेशन क्वेश्चन एंड आंसर। अब कहां चलेंगे दोस्तों? अब अपने चलते हैं EPCG स्कीम की तरफ, मजा आएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं EPCG स्कीम की तरफ, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अब नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कोई स्कीम है जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड अपने को दी जा रही है। तो आओ इसको समझते, काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग स्कीम है। अब मान लो अगर मैं प्रोडक्शन के लिए कैपिटल गुड्स लेके आता हूं, तो अगर मैंने इसको इंपोर्ट किया तो ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इज एन इंपोर्ट, मेरे को इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट बोलती है अगर तुम एक कैपिटल गुड्स को लेके आते हो और उस कैपिटल गुड्स को यूज करते हो प्रोडक्शन के लिए या सर्विस के लिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। या तो हम प्रोडक्शन के लिए यूज करें या तो प्रोवाइडिंग सर्विस के लिए यूज कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली इससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, जो भी हम सर्विस दे रहे हैं वो एक्सपोर्ट सर्विस होगी। कॉमन सेंस। तो कैपिटल गुड्स को हम यूज करें फॉर प्रोडक्शन या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? तो हम इंपोर्ट करते हैं कैपिटल गुड्स को, उससे हम बनाते हैं प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट एक्स को करते हैं हम एक्सपोर्ट, और आता है हमारे यहाँ फॉरेक्स। जैसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया तो अपने को इंपोर्ट ड्यूटी देना होगा, BCD सोशल वेलफेयर सरचार्ज एंड IGST पे करना होगा। बट हम क्या करेंगे? हम गवर्नमेंट को बोलेंगे गवर्नमेंट इस कैपिटल गुड्स को ना हम प्रोडक्ट एक्स के लिए यूज करेंगे, और इस एक्स को हम करेंगे एक्सपोर्ट, और उससे आएगा फॉरेक्स। तो प्लीज मेरे को कोई बेनिफिट दो, जैसे तुमने मुझे इनपुट में बेनिफिट दिया था ना एडवांस ऑथराइजेशन ये DIFT के थ्रू, तो उस तरह मेरे को यहाँ पे भी कोई बेनिफिट दो। तो गवर्नमेंट बोलती है चलो ठीक है, यहाँ पे भी तुमको एक बेनिफिट देते हैं, आप इनपुट पे दिया है तो कैपिटल गुड्स पे भी दे देते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है तुमको यहाँ पे ड्यूटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है।
यानी जब हम इस कैपिटल मशीनरी को इंपोर्ट करेंगे तो अपने को यहाँ पे कोई भी ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड उससे हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को करते हैं हम एक्सपोर्ट और फॉरेक्स में रुपया लेके आते हैं। अब से जैसे वहां पे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन था कि वैल्यू एडिशन 15% होना चाहिए या डीएफटी में 20% होना चाहिए, एंड उसके बाद एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आता था, वैसे यहाँ पे भी एक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है। अब बहुत 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 ध्यान से सुनना, पूरा चेंज है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन यहां जानने के लिए सबसे पहली बात देखो कितने रुपए की ड्यूटी बची, तो हमने देखा 2,20,000 और 80,000, तो अपने 3 लाख रुपए की ड्यूटी सेव हो गई। कितने की ड्यूटी सेव हो गई? ₹3 लाख की ड्यूटी अपनी सेव हुई, अपने को देना नहीं पड़ा, तो इट इज ड्यूटी सेव। तो गवर्नमेंट बोलती है तुम्हारा जितना ड्यूटी सेव हुआ है उसका 6 गुना, 6 टाइम तुमको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा। यानी कितना फुलफिल करना पड़ेगा? अगर ये रुपीस नहीं है, मान लो कि ये है डॉलर, तो $3 लाख का ड्यूटी हमने माफ किया, तो $3 लाख के लिए 6 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? $18 लाख। कम से कम इतना का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तुम्हारे लिए रहेगा, इतना एक्सपोर्ट तुमको करना पड़ेगा, इतने डॉलर्स का। अब मैंने गवर्नमेंट से बोला गवर्नमेंट 6 गुना कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई साहब? बोल रहे हाँ 6 गुना ही है, लेकिन तुमको एक मस्ट ट्रिक बताते इसके लिए। बोले क्या? हम लॉ में तो लिख रहे 6 टाइम्स करना है, लेकिन इसके लिए हम तुमको टाइम लिमिट देंगे 6 इयर्स का, यानी 18 डिवाइडेड बाई 6 यानी 3 लाख रुपीस। हर साल करके भी अगर तुम कर दोगे 6 साल तक कंटिन्यू, तो भी हम मान लेंगे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गया। कोई और तरीका है करने का? बिल्कुल है। फर्स्ट ईयर 0, सेकेंड ईयर 0, थर्ड ईयर 0, फोर्थ ईयर 0, एंड स्ट्रेट अवे उसके बाद तुमने कर दिया $18 लाख का। कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि तुमको स्ट्रीक मेंटेन करना है, स्ट्रीक मेंटेन करना है तो स्ट्रीक बनाते हो क्या? ठीक है, तो 6 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव, इतना का तुमको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होगा, इतना एक्सपोर्ट तुमको फुलफिल करना पड़ेगा। तुम्हारे पास 6 साल होंगे, 6 साल के अंदर तुम एक्सपोर्ट को फुलफिल कर सकते हो। दोस्तों ईपीसीजी स्कीम खत्म, बस कुछ एडिशनल पॉइंट्स है वो पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा। आओ एडिशनल पॉइंट्स। अच्छा, जैसे उसमें टाइम लिमिट था तो इसमें भी टाइम लिमिट्स है। तो इसमें कितना टाइम लिमिट्स है? इसमें जो टाइम लिमिट है वो है हाँ, तो इसमें जो टाइम लिमिट है वो है 24 मंथ्स फ्रॉम ऑथोराइजेशन। 24 महीने के अंदर तुमको इंपोर्ट भी कर लेना है, प्रोडक्ट एक्स को मैन्युफैक्चर भी कर लेना है, एक्सपोर्ट भी कर लेना, फॉरेक्स भी लेके आ जाना है, और बीसीडी ये सारा माफ हो जाएगा अगर 6 टाइम्स करके तुम पेमेंट कर देते हो 6 इयर्स के अंदर। कब तक? 6 इयर्स के अंदर फ्रॉम ऑथोराइजेशन। ओके, अब यहां पे 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है एईओ, एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, एक होता है एसईओ, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। बुक में लिख लेना फुल फॉर्म। क्या बोला मैंने? एईओ एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, एसईओ स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। अब ये क्या होता है ये समझो, ठीक है। एक टाइम लेते हैं अपने लाइन, ठीक है। यहां पे अपने को मिल गया ईपीसीजी स्कीम, यहां पे ईपीसीजी स्कीम मिल गया, तो 6 साल तक का मेरे पास टाइम है, 6 साल तक मेरे को एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है, 6 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल एसेट, नॉट इनपुट, ओनली कैपिटल एसेट। अब ये इसके पहले के जो 3 साल है इसमें तो मैं कुछ एक्सपोर्ट कर रहा था ना, ऐसा थोड़ी है कि ईपीसीजी मिला उसके बाद ही मैंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। ये 3 सालों में भी तो मैंने कुछ एक्सपोर्ट किया है ना। अब मान लो इस 3 साल में हमने फर्स्ट ईयर में एक्सपोर्ट किया $10 लाख का, सेकेंड ईयर में हमने एक्सपोर्ट किया $15 लाख का, एंड थर्ड ईयर में हमने किया समझ लो $2 लाख का। थर्ड ईयर में हमने कितना किया? $2 लाख। गवर्नमेंट बोलती है इसको तुम करो एवरेज, 10 + 15 + 2 डिवाइड बाई 3, तो कितना आया? $9 लाख। ये हो गया तुम्हारा एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। यानी ईपीसीजी मिलने से पहले इतना तो तुम कर ही रहे थे ना, इतना तो तुम पहले ही एवरेज में कर रहे थे, तो तुमको एवरेज यहां पे मेंटेन करना पड़ेगा $9 लाख का। यानी जो तुम ईपीसीजी में करोगे ना वो एक्सक्लूडिंग, मतलब जो तुम एवरेज में करोगे वो एक्सक्लूडिंग तुम्हारा स्पेसिफिक बनेगा। मतलब अगर फर्स्ट ईयर में मैंने किया है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल समझ लो 19 लाख का, तो गवर्नमेंट बोलती है 9 लाख तो ऑन एन एवरेज तुम वैसे भी कर रहे थे, तो तुम्हारा एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 9 लाख है, एंड तुम्हारा स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होगा 19 - 9 दैट इज 10।
तो काउंट कितना करेंगे? तो काउंट अपने करेंगे 10 को, समझे? यानी जो अपने को ये फुलफिल करना है 18 लाख, इसके लिए काउंट करेंगे 10। भले ही तुमने यहां पे कर दिया है 19, उससे फर्क नहीं पड़ता है, 9 तो तुम ऑलरेडी कर ही रहे थे ना। एक्स्ट्रा कितना किया ईपीसीजी आने के बाद, तो जितना एक्स्ट्रा करोगे बस उसी को काउंट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते, मान लो 5th ईयर में हमने किया है 12 लाख का, ठीक है? तो कितना काउंट करेंगे? तो हम बोलेंगे एवरेज तो 9 चल ही रहा था, तो स्पेसिफिक कितना करना पड़ेगा अपने को? 9 - 12 दैट इज 3 करना पड़ेगा। अब यहां कितना हुआ? 18। यहां कितना हुआ? 3। तो अभी तक कितना हुआ है? सिर्फ $13 लाख, सिर्फ इतना ही हुआ है। करना कितना है अपने को? टोटल करना है 18 लाख। ये कितना के अंदर करना है? 6 ईयर्स के अंदर। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक किसको बोलते हैं, एवरेज किसको बोलते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट तो मेरे को समझ में आ गया, काफी सिंपल था, इजी सा था। क्या बोलता है कि तुम अगर इंपोर्ट करते हो कैपिटल गुड्स तो तुम ईपीसीजी स्कीम में चले जाओ, कैपिटल गुड्स में जितना भी तुम्हारा ड्यूटी लग रहा है वो ड्यूटी तुमको देना नहीं है, उसको बोलेंगे ड्यूटी सेव। उसका 6 टाइम्स तुमको 6 ईयर्स में एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है। अब ये 6 ईयर्स में जो तुमको करना है, इसमें एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इंक्लूड नहीं होगा। एवरेज मतलब जिस साल तुमको ईपीसीजी मिला उसके पीछे के 3 सालों का एवरेज निकालेंगे। उतना तो तुम ऑलरेडी कर ही रहे थे ना, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा जितना तुम करोगे सिर्फ वही काउंट में आएगा। बट ऐसा मत समझो कि तुम्हारे साथ जागसी हुई है, बिकॉज तुमको अभी एक और चीज यहां पे अवेलेबल करवाई जाएगी। अगर तुम फर्स्ट 3 इयर्स में, ये सिर्फ फर्स्ट 3 इयर्स के लिए ऑफर है, अगर तुम फर्स्ट 3 इयर्स में 75% और मोर ऑफ स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर देते हो, या 100% ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर देते हो, तो जितना रिमेनिंग तुम्हारा बचा दैट इज 25% या उससे कम, वो माफ हो जाएगा। मतलब उस पर तुमको फुलफिल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोलता है? पहले 3 सालों में या तो स्पेसिफिक का 75 या उससे ज्यादा फुलफिल कर लो, या 100% ऑफ एवरेज फुलफिल कर लो। यानी यहां पे भी 9 लाख, यहां पे भी 9 लाख, यहां पे भी 9 लाख। तो पहले 3 सालों में 9 लाख से पूरा एवरेज 100 पूरा फुलफिल कर लिया। तो अब अपने को रिमेनिंग जो अपना बचेगा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, उसको फुलफिल करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो ईयर 1 में 3 लाख था, ईयर 2 में 4 लाख हमने किया, यहाँ पे 6.5 लाख किया, तो कितना है? 3 + 4 + 6.5, तो वह अपना 13.5। अपने को करना कितना था? तो अपने को टोटल जो करना था वो करना था 18 लाख का। तो 18 का अगर 75 करते तो आता है 13.5। तो क्या 75% मैंने कर दिया? कर दिया। तो अब बचा कितना? 18 - 13.5 दैट इज $4.5 की करने की अब जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फुलफिल मान लिया जाएगा कंडीशन। इजी कि पहले 3 सालों में 75 और मोर करना है, या 100% ऑफ एवरेज ईओ भी कर लोगे तो रिमेनिंग अपने माफ कर देंगे। अब चलते एक बहुत मजेदार क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मैंने ड्राफ्ट किया, इसमें अपने क्या करेंगे? ईपीसीजी और एडवांस ऑथराइजेशन दोनों को कर देंगे मर्ज। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार होने वाला है। मान लो इनपुट ए हमने लिया प्रोडक्ट एक्स के लिए, और यहां पे हमने लिया है कैपिटल गुड्स को। इनपुट ए 40 लाख का था, कैपिटल गुड्स में 10 लाख की अपने ड्यूटी सेव किए। ड्यूटी सेव नॉट वैल्यू, ड्यूटी सेव्ड इज 10 लाख। इसे हमने प्रोडक्ट एक्स बनाया और फॉरेक्स अपने लेके आए 47 लाख का। अब एक एक करके देखते हैं। एडवांस ऑथराइजेशन में हमने क्या सीखा कि इनपुट ए जो 40 लाख का है, इस पे 15% का वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो 40 लाख इंटू 15% का वैल्यू एडिशन इज 46 लाख। तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना है एडवांस ऑथराइजेशन में? 46 लाख। यहां पे कितना है? 47 लाख। तो क्या एडवांस ऑथराइजेशन में मेरे को ये बेनिफिट मिलेगा? मतलब यहां पे मेरे को कोई भी ड्यूटी नहीं देना है। द आंसर इज यहां पे कोई भी ड्यूटी नहीं देना। नेक्स्ट, ईपीसीजी स्कीम में अपने को कितना करना पड़ता है? 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव। अब यहां पे देखो ड्यूटी कितना सेव है? 10 लाख। तो 10 लाख का 6 टाइम्स कितना होता है? 60 लाख। तो कितना होना चाहिए था यहां पे अपने को एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन? 60 लाख। अब आप बोलोगे सर इसको नहीं मिलेगा बिकॉज इसने तो सिर्फ 47 लाख से किया है। गलत मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो।
60 lakhs अपने को 6 ईयर्स में करना है, और ये 47 तो फर्स्ट ईयर का ही है, यानी जो रिमेनिंग अपने ईयर्स है, रिमेनिंग जो ईयर्स है इस ईयर में अपने को कितना करना है, 47 माइनस 60, दैट इज 13 लाख अपने को यहां पे करना पड़ेगा। 13 lakhs अपने को यहां पे करना पड़ेगा। अगर ये कर देंगे तो ईपीसीजी स्कीम मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, विड्रॉ हो जाएगा स्कीम। सिंपल है। तो कभी भी एडहॉक मत बोल देना नहीं मिलेगा, क्योंकि याद रखना 6 ईयर्स का पीरियड है, तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से जज नहीं कर सकते। आने वाले साल में अगर उसने कर दिया तो तुम ऐसे कैसे उसे स्कीम छीन लिए, नॉट गुड। समझ गए सर, ये तो इजी था। अब हुआ क्या, लोगों को जैसे ये बात पता चली ना कि अगर अपने बाहर से खरीदते हैं तो जितना ड्यूटी सेव किया उतना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अगर फुलफिल कर देंगे तो ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग क्या किए ना, वो लोग इंडिया से मशीनरी लेना बंद कर दिए, सब बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिए। ऐसे तो इंडिया का धंधा चौपट हो जाएगा, और अपने को इंडिया का धंधा चौपट थोड़ी करना है, ग्रो करना है। तो गवर्नमेंट ने एक मस्त कंडीशन डाल दी। गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है, बोलती है तुम वेस्ट बंगाल से अगर वो मशीन लेते हो, एक मशीन वेस्ट बंगाल से लेते हो और उस पर आईजीएसटी पे करते हो 2 लाख रुपीज का, और अगर वही सेम मशीनरी तुम बाहर से इंपोर्ट करते तो इतना ड्यूटी लगता, इतना ड्यूटी तुमको सेव करना पड़ता। तो अब क्या करेंगे, 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 80,000 कितना हुआ, 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख का जो ड्यूटी सेव हुआ है, नोशनल ड्यूटी जो सेव हुआ है, इसका 4.5 टाइम्स तुमको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा। यानी कि बाहर से लोगे तो 6 टाइम्स करना पड़ेगा, और इंडिया से लोगे तो 4.5 टाइम्स एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 4.5 टाइम्स ऑफ द नोशनल ड्यूटी पे। यानी 3 लाख का 4.5 टाइम्स, दैट इज सिर्फ और सिर्फ 13,50,000 ही तुमको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल। ठीक है, इजी है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो इसको फटाफट रीड कर लेते, आ जाओ इधर। EPCG aims to facilitate the import of capital goods for producing quality goods। किस किस को मिलेगा, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को मिलेगा, मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइड टू सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर्स। अब आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है, सर्विस प्रोवाइडर को भी मिलता है EPCG। ये है एक MCQ का पॉइंट बन सकता है, ये क्या बन सकता है, एक MCQ का पॉइंट बन सकता है। EPCG में सर्विस प्रोवाइडर को भी मिलता है, प्रोवाइडेड वो एक्सपोर्ट सर्विस दे ऑब्वियसली। कैपिटल गुड्स मतलब जो कैपिटल गुड्स जानते हैं वो भी, इंक्लूडिंग कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड, स्पेयर्स, मोल्ड, डाइस एंड कैटलिस्ट, ये सारे कैपिटल गुड्स में इंक्लूड। ऐसा कर लोगे तो भी तुमको फिर जो भी ड्यूटी है वो ड्यूटी तुमको पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल गुड्स है तो फिर तुमको अप्रूवल लेके आना पड़ेगा। वैलिडिटी कितनी है, 24 मंथ्स है। क्या एक्चुअल यूजर कंडीशन इसमें भी है, हाँ जी, इसमें भी एक्चुअल यूजर कंडीशन अप्लाई होती है। क्या डोमेस्टिकली ले सकते हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से ले सकते हो, कितना टाइम्स एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, 4.5 टाइम्स। मैंने यहीं पे लिख दिया ताकि इजी रहे तुम्हारे लिए। नेक्स्ट बोलता है 75% और मोर ऑफ स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, येट 100% ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर देते हो तुम इन 3 इयर्स और लेस देन 3 इयर्स में, तो रिमेनिंग जितना भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है वो कॉन्डोन हो जाएगा, यानी वो तुमको देने की जरूरत नहीं है, वो माफ हो जाएगा। ओके। Export obligation is 6 times of duty, taxes and cess saved on the capital goods. The obligation must be fulfilled within 6 years from the date of authorization of issue. 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एवरेज होता है, एक स्पेसिफिक होता है। एवरेज क्या होता है मैंने बताया तुमको, एवरेज लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग पीरियड का अपने को लेना है। एंड स्पेसिफिक क्या होता है, 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव, इतना तो तुमको करना पड़ेगा। दिस इज इन एडिशन टू एवरेज। एवरेज तो तुम 9 लाख कर ही रहते, उसके अलावा तुमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ओके। AEO मस्ट बी फुलफिल्ड एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो एवरेज वाला यानी 9 लाख हर साल तुमको फुलफिल करना ही पड़ेगा। अगर तुम कैपिटल गुड्स को प्रोक्योर करते हो डोमेस्टिकली तो स्पेसिफिक 25% लेस होगा, मतलब तुमको उतना नहीं पढ़ना है, तुमको बस इतना पढ़ना है कि स्पेसिफिक कितना होगा, स्पेसिफिक होगा 4.5 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव, नोशनल। हाँ ठीक। क्या अपने एडवांस ऑथराइजेशन या DFIA या ड्यूटी ड्रॉबैक में जो सेल किया वो भी काउंट करेंगे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए? करेंगे, बिकॉज अभी एक कॉमन क्वेश्चन करवाया ना तुमको,
तो उस क्वेश्चन में हमने यही देखा था कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो किया था वो एडवांस के लिए भी क्या कंसिडर कर रहे थे, इसके लिए भी कर रहे थे, यानी दोनों के लिए कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, दैट्स इट दोस्तों, यहां खत्म होता है अपना ईपीसीजी स्कीम। और देख लेते इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन है शायद इससे रिलेटेड, ये रहा। X Limited has imported capital goods under EPCG scheme. The total amount of duty saved is 2 lakhs. Discuss the export obligation. जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। हाँ, वेरी वेरी गुड्स। कितना? 6 टाइम्स। कितना? 6 टाइम्स। तो 6 into 2 यानी 12 लाख विल बी योर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। अच्छा दोस्तों, जरा बताना तो ये कैसा लग रहा है तुमको फॉर्मेटिंग मेरे क्वेश्चन का। मुझे तो मतलब अच्छा लग रहा है, तुम बताओ कमेंट करके तुमको कैसा लग रहा है। क्वेश्चन बोल्ड में, आंसर ऐसे एंड फिर आंसर को भी हमने हाईलाइट किया, जो मेन पॉइंट है आंसर का, जो एग्जाम के पहले बस देख के चले जाता है, उस तरह हमने इसको बनाने की कोशिश किया है। जल्दी बताना कैसा लग रहा है तुमको, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ कमियां है तो जरूर बताना, जरूर हम लोग उसको नेक्स्ट वाले में टिक कर देंगे तुम्हारे जूनियर्स के लिए। एंड तुम लोग जल्दी से 60-70 लेके आके मेरे को बता देना। पार्टी करना है यार, साथ में पार्टी करेंगे अपने मिलके, ठीक है। तो 60-70 आते ही मेरे को बता देना, मैं हूं तुम लोग के साथ एंड ऑफ द एग्जाम तक। एग्जाम वाले दिन तक छोड़ के आऊंगा, 3 घंटे जब तक खत्म नहीं होंगे ना, 3 घंटे में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। पीछे आंसर आएगा, देख लेना तुम, 100% आंसर आएगा पीछे। तुम लोग मेरे को सबको ईच एंड एवरीवन आके जरूर बोलना है कि सर आपने जो जो बोला यहाँ सुनाई दे रहा था हम लोग को, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ खत्म होता है अपना ईपीसीजी स्कीम। अब चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, RODTEP है, म्हणजे remission of duties and taxes on exported product, remission of duties and taxes on exported product। अब हुआ क्या कि अपने को पता चला इनपुट के लिए स्कीम है, बाद वाले इनपुट के लिए भी स्कीम है, अपना कैपिटल गुड्स के लिए भी स्कीम है, बट मेरे को ये सब बाद में पता चला। अब क्या करे? तो अब गवर्नमेंट बोलती है कि तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, डॉलर में पैसा ला रहे हो, बहुत सही काम कर रहे हो। अब क्या होगा, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, उसने जितने भी सर्विसेज लिए, इनपुट लिए, और उस इनपुट पे जो भी टैक्सेस पेमेंट किया उसने, उन सारे टैक्सेस का उसको रेमिशन मिल जाएगा अगर रेमिट नहीं हुआ। यानी अगर तुमने अभी तक ड्रॉबैक नहीं क्लेम किया या रिफंड क्लेम नहीं किया है, तो जो जो टैक्सेस का रिफंड नहीं लिया, जो जो टैक्सेस का ड्रॉबैक नहीं लिया, वो रेमिट हो जाएगा। अब रेमिट किस प्रकार होगा? वो एज अ ड्यूटी क्रेडिट तुमको दे दिया जाएगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर मैंने टैक्सेस, लोकल टैक्सेस 10 लाख पे किया, कस्टम्स मैंने 2 लाख पे किया, एंड उसके बाद 3 लाख अदर टैक्सेस मैंने पे किए, तो कितना हो गया? 15 लाख। अब ये 15 लाख का ना मेरे को कूपन टाइप का दे दिया जाएगा, कूपन टाइप का। ये कूपन कहां पड़ा रहेगा? ये पड़ा रहेगा मेरे कस्टम्स के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। इससे क्या होगा, मैं जब चाहूं इसको यूटिलाइज कर सकता हूं कस्टम्स का पेमेंट करने के लिए। ड्यूटी, इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी जो चाहूं वो पे कर सकता हूं कस्टम्स का इस ड्यूटी स्क्रिप्ट से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट बोलते हैं, ड्यूटी क्रेडिट बोलेंगे, ठीक है। कौन से रेट से मिलेगा? तो एक नोटिफाई कर दिया गया रेट एज अ परसेंटेज ऑफ एफओबी वैल्यू विद अ वैल्यू कैप पर यूनिट ऑफ द एलिजिबल एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। यहाँ पे चेंज है, पहले कुछ और हुआ, पहले का तो क्या ध्यान ही नहीं देना है, 2023 ही पढ़ना है अपने को। तो नोटिफाइड रेट एज अ परसेंटेज ऑफ एफओबी करके वैल्यू का वो, तो परसेंटेज क्या नहीं बताया, एग्जाम में बताएगा, बता भी सकता है। नोटिफाई हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, जब होगा तब का तब देखेंगे। जनरली रेट ऑफ ड्यूटी क्रेडिट एग्जाम में दे देगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा। कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा कस्टम्स के, सॉरी कैश में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा कस्टम्स के, और जिसको अपने यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ बीसीडी का पेमेंट के लिए, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीसीडी का पेमेंट के लिए इसको यूज करेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट एक्स को मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना। अब मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको सिर्फ यहीं इसी चार्ट से पढ़ना और कहीं से मत पढ़ना। सर चार्ट दे दीजिए, एलएमएस दे दीजिए, दिया, ठीक है, नोट्स में ही लास्ट में अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो ROTDP क्या बोलता है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर है, वो यूज कर, वो प्रोडक्ट एक्स बनाता है, उसके लिए वो सर्विसेज लेता है, इनपुट लेता है, उस इनपुट पे जो भी टैक्सेस पे किया, अगर उस टैक्सेस या ड्यूटीज का उसने रिफंड या ड्रॉबैक नहीं लिया, तो वो टैक्सेस को हम एज अ ड्यूटी क्रेडिट उसको इशू कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कस्टम्स का, और उसको वो यूज कर सकता है बीसीडी के पेमेंट के लिए। जब भी वो फ्यूचर में इंपोर्ट करेगा और बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करना होगा, तो वो पे नहीं करेगा, वो क्रेडिट से एडजस्ट कर लेगा। कौन से रेट से? तो एक नोटिफाई कर दिया जाएगा रेट एज अ परसेंटेज ऑफ एफओबी वैल्यू, उतना रेट पे तुमको कर देंगे। क्या रेट एग्जाम में बताएंगे? ऑब्वियसली बताएंगे, नोटिफाई हुआ नहीं है, मेरे को नहीं लगता इससे क्वेश्चन आएगा। इससे एक क्वेश्चन आएगा जिसको मैंने लर्न करके लिख भी दिया है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन,
इनएलिजिबल सप्लाईज आइटम्स या कैटेगरीज अंडर RODTEP, इसको तुमको लर्न करना पड़ेगा। अब इसका कोई उपाय नहीं है, ये तुमको लर्न करना पड़ेगा। इन सारी चीजों में अपने को RODTEP नहीं मिलेगा, यानी एक्सपोर्ट करते हैं तो मिलता है, डीम्ड एक्सपोर्ट करोगे तो नहीं मिलेगा। या एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस या एक्सपोर्ट ड्यूटी, अभी उसमें खुद ही एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, गवर्नमेंट चाहती नहीं है तुम एक्सपोर्ट करो और तुम उस पर आगे और रेमिशन लेने के लिए नहीं मिलेगा। ट्रेडर एक्सेट्रा लोग के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए। रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ फ्री वाले के लिए एप्लीकेबल है। अगर DTAA या सेस को सप्लाई करोगे तो वो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब DTAA में हुआ और सेस में दिया तो एप्लीकेबल नहीं है। डीम्ड एक्सपोर्ट किया एप्लीकेबल नहीं है, यानी फिजिकल एक्सपोर्ट करोगे तो ही एप्लीकेबल है। अगर ESTP या BTP पे मैन्युफैक्चर हुआ है तो एप्लीकेबल नहीं है। ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट में एप्लीकेबल नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ है। इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, सिर्फ लर्निंग पार्ट, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में दे देंगे कि ये काम करता है, क्या इसको रेमिशन मिलेगा? सो द आंसर विल बी नो, बिकॉज दिस इज इनएलिजिबल। तो आंसर जो भी आएगा वो इसी में से बनेगा, बिकॉज ऊपर तो परसेंटेज बताया ही नहीं है, जब परसेंटेज नोटिफाई ही नहीं हुआ है तो फिर कहां से होगा, पॉसिबल नहीं है ना क्वेश्चन इससे बनना, ठीक है। डीम्ड एक्सपोर्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, समझा दिया मैंने, इसको अच्छे से रीड कर लेना, रीड में डाल दो इसको। उसके बाद EUU, ESTP, STP, BTP, इसको भी रीडिंग में डाल दो, तो ये दोनों पॉइंट को रीडिंग में डाल देना, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट 1 की तरफ, कोई भागेगा नहीं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यूनिट 1। मैं बस जो जो पॉइंट्स बोल रहा हूं ना, बस वो सारे देखना, उसके अलावा और कुछ नहीं देखना। तो जितना बता रहा हूं बस उतना भी देख लिया ना, तो यूनिट 1 तुम्हारा खत्म हो जाएगा। यूनिट 1 में 3 या 2 चीज ऐसी है जो तुमको लर्न करनी है, तो मैं तुमको बता देता हूं क्या लर्न करना है, उस पर ज्यादा फोकस करोगे तो अच्छे से स्कोर कर पाओगे। एंड अभी कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे, तो भागो मत, रुक जाओ। तो दोस्तों जल्दी जल्दी चलते हैं यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 में मेरे को तुमको कुछ चीजें बतानी है और कुछ चीजें समझानी है, एक बार वो समझा दूं, उसके बाद तुम अकॉर्डिंगली एक्ट कर लेना, ठीक है। कुछ चीजें लर्न करनी है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आते हैं, एक फ्रेमवर्क समझ लेते हैं। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री अपॉइंट करती है DGFT को, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ तुम्हारा FT, ठीक है, फॉरेन ट्रेड। अब ये क्या करता है DGFT? फॉर्मुलेट करता है, कंट्रोल करता है और सुपरवाइज करता है। फॉर्मुलेट करता है, कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, किसको? FTP को। किसको सुपरवाइज एंड कंट्रोल एंड फॉर्मुलेट करता है? FTP को। अब FTP इज अ पॉलिसी, ये पॉलिसी का बेस क्या है, किसके दम पे तुम ये पॉलिसी लेके आओ? तो हम बोलेंगे ये पॉलिसी आता है अंडर एन एक्ट, एंड द एक्ट का नाम है FTD&R एक्ट 1992। फुल फॉर्म लर्न करने की कोई जरूरत है, अननेसेसरी प्रेशर मत दो। FTD&R एक्ट 1992। अब सिर्फ DGFT अकेले तो FTP को नहीं संभाल सकता ना, बहुत बड़ा FTP, तो उसको अकेले कैसे संभालेगा? तो उसको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की हेल्प लगती है, CBIC, RBI, स्टेट GST डिपार्टमेंट। सेटेड क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में है, कंपाइलर ये नोट्स में है, देख लेना। CBIC, RBI, स्टेट GST डिपार्टमेंट, इसकी ये हेल्प लेते हैं। और DGFT क्या करता है? DGFT ऑथोराइज करता है, किस चीज को ऑथोराइज करता है? ऑथोराइज मतलब क्या होता है? परमिशन। परमिशन, किस चीज की परमिशन देता है? रिस्ट्रिक्टेड गुड्स, याद है हमने क्या पढ़ा था? फ्री, रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड और ST। और रिस्ट्रिक्टेड में हमने क्या पढ़ा था? परमिशन लेना होगा। किसका परमिशन लेना होगा? DGFT का परमिशन लेना होगा। DGFT परमिशन देगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लो रिस्ट्रिक्टेड गुड्स का, तो वो परमिशन तुम DGFT से जाके लोगे। डिसीजन ऑफ DGFT विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, एंड ये कोड ग्रांट करता है जिसका नाम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अब जैसे अपना GSTN होता है, उसी तरह एक कोड होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनके लिए कोड दिया जाता है, ठीक है। तो एक कोड नंबर उनको देगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर दिया जाता है, EIEC नंबर, ठीक है। तो ये हुआ एक फ्रेमवर्क, इसको अच्छे से पढ़ लेना, सेटेड क्वेश्चन कंपाइलर में उसको रीड कर लेना। साइलेंट फीचर क्या है? फ्री गुड्स को तुम अपने इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हो, अनलेस उसको बोला जाए कि नहीं कर सकते, तुम उसको फ्रीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। 3 प्रकार के गुड्स होते हैं, फ्री, रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड। कुछ गुड्स फ्री होते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट ट्रेडिंग इंटरप्राइज ही कर सकता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और कोई नहीं कर सकता है। और कर सकते हो अगर तुम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आते हो जाके। गवर्नमेंट ग्रांट करता है परमिशन लाइसेंस फॉर रिस्ट्रिक्टेड बट नॉट प्रोहिबिटेड गुड्स, यानी प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं मंगा सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड गुड्स तुम मंगा सकते हो। प्रोहिबिटेड मतलब ये आएगा ही नहीं इंडिया में, ना इंडिया से बाहर जाएगा, ना इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा प्रोहिबिटेड गुड्स का, ठीक है। अब जो जो सिर्फ पॉइंट्स हाईलाइट किया वही पढ़ना है। FTP 2023 में 11 चैप्टर्स है,
इन 11 चैप्टर्स को प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में बांटा गया है। इसमें अपेंडिक्स है एंड आयात निर्यात फॉर्म है, सायोन है। देखा अब कितना इजी हो रहा है इसको पढ़ने में, बिकॉज अपने को पता है सायोन वगैरह क्या है। सायोन है, सायोन के बेसिस पे ही ड्यूटी फ्री इनपुट और आउटपुट किया जाता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिर इसमें होता है ITC-HS यानी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, उसको यूज करके क्लासिफाई किया जाता है गुड्स को। ठीक है, इसमें 2 शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, ये भी नीचे फिर आएगा। शेड्यूल 1 में इंपोर्ट पॉलिसी एंड शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट पॉलिसी होता है। इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ कोडिंग, ITC-HS। अब ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स अंडर FTP, इसको रीड कर लेना, इससे क्वेश्चन बनेगा, बिकॉज ये नया ऐड हुआ है, पहले नहीं था, स्पेशली ये लास्ट के 3 पॉइंट, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। AEO इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। AEO याद है हमने पढ़ा भी था डेफर्ड पेमेंट में, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। तो ये एक प्रोग्राम होता है जो इंडियन कस्टम रन करती है, जिसमें ये ग्रांट करती है क्या, स्पेशल स्टेटस किसको, बिजनेस एंटिटी को जो इंगेज्ड है इंटरनेशनल ट्रेड में। AEO स्टेटस इज ग्रांटेड टू कंप्लायंट एंटिटी मीटिंग द सप्लाई चेन, जो भी स्टैंडर्ड्स है उसको मीट करता है, तो AEO सर्टिफिकेट ग्रांट होता है। इससे शॉर्ट नोट आएगा, इसलिए जरूरी है, उसको मैंने पॉइंट्स वाइज इसीलिए बांटा है ताकि लर्न करने में इजी, और पॉइंट वाइज ही लिख के आना, एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। AEO आर कंसिडर्ड ए ट्रस्टेड ट्रेड पार्टनर। बेनिफिट क्या होता है, प्रेफरेंशियल कस्टम ट्रीटमेंट मिलता है, रिड्यूस कार्गो इन एग्जामिनेशन, फास्टर प्रोसेसिंग होता है, डेफर्ड ड्यूटी पेमेंट याद है हमने पढ़ा था, तो ये इसमें मिलता है, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री एंड मेनी मोर इसमें मिलता है। ठीक है, ये दिया जाता है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड FOS के तहत दिया जाता है। फिर आता है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट इन एक्सेलेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले नहीं था, अब एंट्री हुआ है इसका। तो इसमें सिंपल सी बात बोलता है कि अपने रिकॉग्नाइज करेंगे कुछ कुछ स्पेसिफिक टाउन्स जिसको अपने को लगता है कि ये भाई बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट में। फिर दे रिसीव टारगेटेड सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस TEE को एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है, टारगेटेड सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिया जाता है। द गोल इज टू हेल्प दिस टाउन मूव अप द वैल्यू चेन एंड एक्सप्लोर न्यू मार्केट। तो इससे एक शॉर्ट नोट आ सकता है, तो इसको तुमको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, 1 से 2 मार्क्स का आ सकता है, बस 3 पॉइंट है छोटू से, एक बार रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएगा, सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन भी रीड करोगे तो काम हो जाएगा। स्टेटस होल्डर को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट मार्क किया, AEO को इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, स्टेटस होल्डर को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। चलो, स्टेटस होल्डर ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक MCQ भी आया हुआ है, इसी बार आया, अभी वाला दिखाऊंगा। एक्सपोर्टर फर्म रिकॉग्नाइज्ड एज बिजनेस लीडर, तो स्टेटस होल्डर कौन होता है, वो एक्सपोर्टर फर्म जो कि बिजनेस लीडर होते हैं। ये लोग गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं न्यू एंटरप्राइजेस को, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को ये लोग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इनके पास एक IEC नंबर होता है, यानी स्टेटस होल्डर मतलब क्या है कि स्टेटस मेंटेन करना। अगर तुम इस स्टेटस को मेंटेन करोगे तो तुमको इतने बेनिफिट मिलेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, और इसी बेनिफिट से क्वेश्चन आता है। बट उसके पहले अपने को लिमिट्स लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटस को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ऑब्वियसली 5 स्टार को ज्यादा ट्रीटमेंट, नाम से समझ में आ रहा होगा। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। अगर तुमको 1 स्टार में आना है तो प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में तुमको $3 मिलियन का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करना है, यानी एक्सपोर्ट करना है $3 मिलियन का। 2 स्टार में आ रहा है तो $15 मिलियन का तुमको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करना है। 3 में आना है तो $50 मिलियन, 4 में आना है तो $200 मिलियन, एंड 5 स्टार में आना है तो $800 मिलियन। इतना तुमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये भाई तुमको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको लर्न लिख लो। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेगा, और अभी दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपने को लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ये एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस मतलब एक्सपोर्ट, तो ये एक्सपोर्ट किस में होना चाहिए, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में या इंडियन रुपीज में, जहां जहां इंडियन रुपीज बोला गया है। तुमको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन ऑल 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 3 मिलियन पिछले 3 सालों में होना चाहिए, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में। फिर 3 इयर्स में 15 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ही तुम 2 स्टार बनोगे, अदरवाइज नहीं बनोगे। प्रीसीडिंग 3 इयर्स, मैंने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बोला ना, बट यहाँ पे होगा प्रीसीडिंग 3 इयर्स। ठीक, क्या एक अपना स्टेटस होल्डर दूसरे को दे सकता है, या एक IEC होल्डर, IEC याद है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो होल्ड करता है, क्या वो 1% 1% 2 को दे सकता है, 1% 3 को दे सकता है? द आंसर इज नो, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। अब अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट,
अगर आप माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस हो, या ISO BSI सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहते हो, या एक्सपोर्टर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल हो, या तो आप माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज हो, ISO BSI सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर हो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रहते हो, या एक्सपोर्टर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल हो, तो तुम जितना एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करोगे ना अपने, उसको डबल कर देंगे। अगर डबल करके तुम स्टार 1 को क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, 1 स्टार को क्रॉस करो, यानी डबल करके 3 इयर्स क्रॉस हो जा रहा है पिछले 3 सालों में, तो हम तुमको 1 स्टार बना देंगे। मतलब मान लो मेरा है सिर्फ और सिर्फ 1.8, ठीक है, $1.8, ठीक है, मिलियन, $1.8 मिलियन। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? इस सिनेरियो में क्या मैं 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार कुछ भी बन पाऊंगा? नहीं, बिकॉज 1 स्टार बनने के लिए 3। बट हुआ क्या, मैं एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रहता हूं, तो अब मेरे को क्या करना होगा, इस 1.8 को मैं कर दूंगा डबल, तो आया 3.6। तो क्या इट इज मोर देन $3 मिलियन? द आंसर इज यस। तो अब क्या मैं 1 स्टार बन पाऊंगा? द आंसर इज यस, अब तुम 1 स्टार बन सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ 1 स्टार के लिए डबल करेंगे। देखो ध्यान से देखो, चार चीजें हैं, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, ISO BSI सर्टिफाइड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, एक्सपोर्टर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये 4 लोग को अगर 1 स्टार में आना है तो इनका जितना भी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो डबल कर देंगे, जिनका जितना भी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो डबल कर देंगे। बट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 स्टार के लिए, सिर्फ 1 स्टार के लिए इनको डबल करेंगे, और बाकी के लिए इसको डबल नहीं करेंगे। Am I clear? ऑथोराइजेशन एंड कस्टम क्लियर, अच्छा बेनिफिट क्या होगा इनको? ऑथोराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंस इनको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे ही दे देते हैं। सायोन इनका 60 डेज में ही फिक्स हो जाता है बाय नॉर्म्स कमिटी। जनरली सायोन फिक्स होने में बहुत टाइम लगता है, 3-4 महीने, साल भर भी कभी लग जाता है, बट इनके लिए सिर्फ 60 डेज के अंदर सायोन फिक्स हो जाएगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपलसरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज्यादा मेंटेन नहीं करने, बैंक गारंटी नहीं देनी, एग्जेम्पशन मिल जाएगा तुमको। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया था। 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस एंड अबव परमिटेड टू स्टैब्लिश एक्सपोर्ट वेयर हाउस। तो अगर तुमको एक्सपोर्ट वेयर हाउस बनाना है तो तुमको 2 स्टार या उससे ज्यादा होना पड़ेगा, 1 स्टार वाला एक्सपोर्ट वेयर हाउस नहीं बना सकता, 2 से लेके 5 वाला बना सकता है, ठीक है। सेल्फ सर्टिफाई कौन कर सकता है गुड्स को कि ये इंडिया से ओरिजिन हुआ है गुड्स को? तो सिर्फ 3 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार वाले कर सकते हैं, बाकी लोग ये ज्यादा चीज नहीं कर सकते, बाकी लोग को फिर ऑथोरिटी से करवाना पड़ेगा। ये लोग सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं कि ओरिजिन गुड्स का इंडिया में हुआ है। 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, इससे भी एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। किस किस से एमसीक्यू बनेगा मैं बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले 2 स्टार वाला, 2 स्टार या उसके ऊपर वाला एक्सपोर्ट वेयर हाउस कर सकता है। 3, 4, 5 वाला सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है कि ओरिजिन इसका इंडिया। इससे पक्का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब मैं पक्का बोल दिया हूं मतलब बनने वाला, ठीक है। और इनको प्रायोरिटी मिलता है इन हैंडलिंग देयर कंसाइनमेंट बाय कंसर्न एजेंसी। अब इनका एक और काम होता है कि ये मेंटरशिप और ट्रेनिंग देते हैं नए नए ट्रेनिंग्स को, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स है इनको ये लोग मेंटरशिप और ट्रेनिंग देंगे। दैट्स इट, सिंपल है। तो स्टेटस होल्डर में क्या लर्न करना है? स्टेटस होल्डर में तुमको पहली बात तो लिमिट्स लर्न करनी है। लिमिट्स क्या है? 1 स्टार के लिए $3 मिलियन है, 2 स्टार के लिए $15 मिलियन है, 3 स्टार के लिए $50 मिलियन है, 4 स्टार्स के लिए $200 मिलियन है, 5 स्टार के लिए $800 मिलियन है। और ये सारी चीजें तुमको प्रीसीडिंग 3 इयर्स में फुलफिल करनी है, यानी पीछे वाले 3 सालों में 3-3-3 या 15-15-15 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ये तुम बनोगे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार। सिर्फ 1 साल का नहीं देखना, पीछे के 3 सालों का अपने को देखना है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज अपने ये देखेंगे, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल, एक दूसरे को नहीं दे सकता एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अपना। उसके बाद देखेंगे अगर तुम माइक्रो स्मॉल हो, ISO BSI सर्टिफाइड हो और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हो और एक्सपोर्टर ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो, तो तुम्हारे लिए 1 स्टार वाले केस में डबल हो जाएगी। 2 स्टार के लिए नहीं होगी, 3 स्टार के लिए नहीं होगी, 4 के लिए नहीं, 5 के लिए नहीं, सिर्फ 1 स्टार वाले के लिए डबल हो जाएगी। प्रिविलेजेस क्या मिलेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट तुमको ये लर्न करना है, 2 स्टार वाला एक्सपोर्ट वेयर हाउस रख सकता है, 3, 4, 5 वाला सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है, एंड तुमको प्रायोरिटी मिलेगा इन हैंडलिंग योर कंसाइनमेंट बाय कंसर्न्ड एजेंसीज, और तुम मेंटरशिप वगैरह। क्लियर? ओके। अब अदर मिसलेनियस प्रोविजन जस्ट कैजुअल रीडिंग कर लेना। प्रोविजन रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अब ये बहुत बड़ा दिख रहा होगा, मैं तुमको बताऊं 90% चीजें हमने पढ़ रखी है, या तो कस्टम में या तो इसके अभी जो किया था इसका यूनिट 2 उसमें, तो ये अपने पढ़ रखे हैं, इसको बस कैजुअल रीडिंग कर लेना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो बता देता हूं, मेरे को बार बार पूछना मत इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है सर बताइए। सैंपल इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बैगेज तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, रीइंपोर्टेशन वाला भी हमने कर रखा है, प्रोटोटाइप इंपॉर्टेंट है,
वेस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हमने कर ही लिया है, ये कर लिया। सेकेंड हैंड गुड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें चेंजेस हुए हैं, तो ये तुमको करना पड़ेगा। क्या क्या लर्न करना वो बता रहा हूँ। एक्सपोर्ट में तुमको करना है सैंपल एंड गिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स इट, बस इतना ही इंपॉर्टेंट। इतना कर लिया ना, मोर देन सफिशिएंट। एंड ये सेल्फ सर्टिफाइड वाला भी इंपॉर्टेंट है, एरिया भी पढ़ेगी आप। अब आते हैं ITHS, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम। ये क्या करता है, ये एक स्टेटस देता है गुड्स को फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये बताता है कौन सा गुड्स फ्री है, रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, या STE के अंदर फॉल करता है, यानी सिर्फ और सिर्फ उसको STE ही लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। STE क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर ऑल द गुड्स आर स्पेसिफाइड इन ITCHS। ये जैसे ऐसा पॉइंट्स दिया ऐसे ऐसे तुमको लर्न करना और ऐसे ऐसे एग्जाम में लिख के आना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। इंडिया यूज करता है इंटरनेशनल हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑपरेशन। ये 8 डिजिट होता है ITCHS कोड, जैसे HSN कोड होता है वैसे ये एक कोड है, ठीक है, हर गुड्स के लिए अलग है, और इसमें बता देता है कौन सा फ्री है, कौन सा रिस्ट्रिक्टेड है, कौन सा प्रोहिबिटेड है, और कौन सा STA के थ्रू ही सिर्फ आएगा, और हर एक का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बता देता है। सेम सिस्टम इज यूज फॉर क्लासिफाइंग द गुड्स इन कस्टम टैरिफ, तो कस्टम टैरिफ में भी अपने यही वाला मेथड यूज करते हैं। 2 शेड्यूल होता है इसका, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड एस्कॉमेट। शेड्यूल 1 में इंपोर्ट पॉलिसी होता है, शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट पॉलिसी होता है। एस्कॉमेट सिर्फ नाम लर्न कर लो, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्या मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लो, बस इतना यूनिट 1 से करना है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, यूनिट 1 खत्म हो जाएगा इसके बाद। स्ट्रेट ट्रेडिंग क्या होता है, सर्टेन गुड्स कैन ओनली बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड थ्रू स्ट्रेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज एज नोटिफाइड बाय DGFT। स्टेट गवर्नमेंटल भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंटल भी हो सकता है, STE। DGFT ग्रांट करेगा ऑथराइजेशन, और STE मतलब क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स देख लो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, नाफाद एंड अदर्स। समझ ही रहोगे किसकी बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि ये गवर्नमेंट एजेंसी या तुम्हारा नॉन गवर्नमेंटल भी होता है, बट सिर्फ यही लोग इस चीज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो STA के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोला जाता है उसको, ठीक है। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों क्वेश्चन बाकी है, आ जाओ कर लेते हैं थोड़े से। MT, a medium enterprise covered under MSMED Act has made export worth ₹25 lakhs US dollar per annum, ठीक है, ऑन एवरेज ड्यूरिंग लास्ट 3 years। तो पिछले 3 सालों में 25-25 लाख का किया है, ठीक है, तो 25 लाख पर एनम का किया है। 25 लाख पर एनम मतलब क्या होता है, 25 लाख मतलब क्या हो गया, 2.5 मिलियन। क्या 2.5 मिलियन पे अपने 1 स्टार बन सकते हैं, नहीं, क्योंकि 3 मिलियन से स्टार्ट होता है, तो 2.5 का डबल करेंगे क्या, बिकॉज माइक्रो है, माइक्रो के लिए 1 स्टार के लिए डबल करते हैं, डबल किया आया 5 मिलियन। 5 मिलियन मतलब क्या होता है, 3 से ज्यादा, हाँ, तो क्या ये 1 स्टार बन सकता है, जी हाँ, तो ये 1 स्टार बन जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट, 2 exporter, namely Red Sky Private Limited and Black Knight Private Limited, had achieved the status of status holder, 1 star वाले लोग हैं in current financial year. Both exporter have been regularly exporting the goods every year. What would have been the minimum export performance of this? अच्छा 1 star है तो minimum कितना export performance होगा, 3 million US डॉलर। ओके, ये लोग एक्सपोर्ट वेयर हाउस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या, 1 स्टार वाला नहीं, 2 या उससे ज्यादा वाला ही कर सकता है, तो 1 स्टार वाला नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं 1 स्टार वाला कर सकता है, नहीं 2 स्टार वाला कर सकता है। अगर ये लोग 2 स्टार में चले जाएंगे तो ये लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं, अदरवाइज ये लोग नहीं कर सकते। देखा कितना इजी क्वेश्चन आता है, और ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था कि DGFT है, CBIC है, RBI वगैरह है, ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब चलते हैं MCQ की तरफ। देखो नवंबर 23 का MCQ क्या बोलता है, LM एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है शूज टू USA। एज पर FTP 2023 LMP एक्सपोर्टर हैज बीन कैटेगराइज्ड एज 5 स्टार एक्सपोर्टर अपॉन अचीविंग द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ 5 स्टार। कब बनता है, 800 मिलियन पे, तो आंसर क्या होगा, 800 मिलियन US डॉलर पे ये 5 स्टार बनता है। देखा आया ना इससे क्वेश्चन, मैंने पहले ही बोला था। अब रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स अंडर FTP कब कब नहीं मिलता है, इनएलिजिबल कब है, तो अगर एक्सपोर्ट गुड्स इन अ सेम क्वांटिटी और सब्सटेंशियली सेम फॉर्म, यानी ट्रेडर वगैरह लोग को तो मिलता नहीं है, तो 1 नंबर हो ही गया उसमें। एक्सपोर्ट गुड्स विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, अरे उसमें खुद ही एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है तो उसमें रेमिशन क्यों देंगे, तो ये वाला भी हो जाएगा। प्रोडक्ट विच आर रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड पे तो मिलता ही नहीं है, बिकॉज उसका नाम में ही लिखा हुआ है, सिर्फ फ्री वाले पे ही मिलेगा। गुड्स विच हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो इस पे भी नहीं मिलता, तो आंसर क्या हो जाएगा, D 1 2 3 4। नेक्स्ट,
अच्छा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंक्लूडिंग ए टेबल आइटम ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग इतना लाइसेंसिंग ईयर में बी एक्सपोर्टेड एज गिफ्ट। तो गिफ्ट के लिए मार्क करवाया था ना, बोला था ना इंपॉर्टेंट है, ये देखो एमसीक्यू आ गया। तो कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज अ गिफ्ट? तो 5 लाख रुपीस अपना इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज अ गिफ्ट, इससे ज्यादा नहीं कर सकते गिफ्ट के फॉर्म में एक्सपोर्ट। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है यहां अपना खत्म होता है पूरा का पूरा एफटीपी फ्रॉम हेड टू टो विथ ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर एंड ऑल द एमसीक्यू। इसके अलावा तुमको और कुछ नहीं करना है सिवाय इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना, और दोस्तों के साथ प्लीज इस वीडियो को तुम लोग जरूर शेयर कर देना। आशा करता हूं आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा एफटीपी पढ़ने में, बिकॉज मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आशा करता हूं इस वीडियो को तुम जरूर देख रहे हो, बिकॉज इसको देख के जाना 4 से 5 मार्क्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। छोटी सी वीडियो है, छोटा सा टॉपिक है, क्यों छोड़ना है भाई, सब करके जाएंगे, क्या दिक्कत है। 59 को 60 बनाएंगे, 39 को 40 बनाएंगे, 79 को 80 बनाएंगे। ठीक है, और जो भी बनाएंगे मेरे को जरूर बताएंगे, मेरे को बताना बिल्कुल भी भूलना मत। टर्बो मैराथन अपलोड कर दूंगा एग्जाम के पहले, डीटीआई डीटी दोनों का, तो उसको जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 घंटे के अंदर पूरा डीटीआई डीटी खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली इंडिविजुअली। चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड जय श्री राम।